लवलीज पराठाज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों को भी मेंबरशिप बाय ऑन करना है वो लोग मेंबरशिप को बाय ऑन कर सकते हैं, और जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हॉट पार्ट का मजा ले सकते हैं। तो ये है जेलिस हॉट माफिया एंड हमारे बिजनेसमैन डैडी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड हैंडसम है, लव स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वांग से वन शॉट होने वाला है और मजा आएगा आप लोग को सुनने में, ठीक है ना। थोड़ा सा लव रोमांस थ्रिल से भरा हुआ स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। लान वांग जी पूरे चाइना पे रूल करने वाला एक सिंगल इकलौता माफिया है। हालांकि अपने फैमिली में वो दो भाई हैं। उसके भाई लैन सिचेन अब्रॉड से बिजनेस को टेक ओवर करते हैं, आई मीन की माफियागिरी करते हैं। और वांग जी वो पूरे चाइना पे रूल कर रहा है। उसके साथ है सुयांग, सुसी, विन चाओ, लीना, सीना, उनकी दो गर्ल्स वाली फियर फाइटर गर्ल्स है वो इनके ग्रुप मेंबर में। विंग के फैमिली में है विंग, विंग के फादर, विंग के एडेप्टेड मदर आई मीन की सौतेली मॉम जांग यू, उसका सौतेला भाई जांग चिंग और सौतेली बहन जांग याली। यहाँ पे विंग के पापा विंग के लिए बहुत ज्यादा लॉयल है, लॉयल्टी के साथ में विंग को राइज किए हुए हैं और कंपनी का सीईओ बना के रखा हुआ है। बट उसकी जो मॉम है जांग यू और जांग चिंग और जांग याली ने कोई भी कसर नहीं छोड़ते जब उसके पापा नहीं रहते तो विंग को परेशान करने के लिए। पर यहाँ पे विंग जरा सा भी कमजोर नहीं है, जरा सा भी बुजदिल नहीं है, जरा सा भी डरपोक नहीं है। वो बहुत ज्यादा ढीठ मेरी तरह, महाढीठ मेरी तरह, जिद्दी मेरी तरह, और थोड़ा सा अकड़ू जो कि मैं नहीं हूँ, और बोल सकते ब्लफ इंसान है, जो कि अपने लिए अपने हक के लिए लड़ना उसे अच्छे से आता है मेरी तरह, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रो पार्ट। अब चलते हैं हम आगे। ओके, वांग जी वो एक कॉल पिक करते हुए कहता है, क्या मैटर है। उधर से लीना सीना कहती है, ये कुछ ज्यादा ही चपर चपर कर रही है, क्या मैं इसको निपटा डालूं। वांग जी कहता है, जैसा ठीक लगे वैसा करो और मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। इतना बोल करके और वो अपने दोनों हाथ को आइसलैंड पे रख देता है। एक डार्क प्रिजर्व ऑरा के साथ में वो अपने आई आप को सामने मिरर में देखता है। काली डीप ओशियन जैसी आईज उस मिरर में दिख रही थी। उसके फेस पे एक टिच वाली स्माइल थी और वो कहता है, मैं जस्ट फ्यू मिनट बाद तुमसे मिलने वाला हूँ। आई कांट वेट एनी मोर। इतना बोलकर वो शावर लेने आ जाता है। कुछ फ्लैशेस को याद करता है जहाँ पे बेड पे उसके नीचे कोई तो मौन कर रहा था, कोई तो करा रहा था। कौन था बाद में पता चलेगा। वांग जी बाहर आता है, टॉवल को वो बेड पे फेंकता है, फुल नेकेड अपने आप को मिरर में देखता है। बॉडी पे बने रैसेस, मार्क्स, निशान देखकर उसे इतना प्राउड फील हो रहा था जैसे कि वो कोई थर्ड वर्ल्ड वार जीत के आया हो। वो एक वापस से और वो वापस से अपने पूरे बॉडी पे हाथ फिराते हुए उस एहसास को देखता है। उसके बाद उसकी हालत खराब हो उससे पहले ही वो अपने कपड़े को पहनना स्टार्ट करता है। शर्ट वेयर करने के बाद पैंट के अंदर टकल करते हुए बेड से टक करता है एंड देन कोट वेयर करके हाथ में वॉच के लिए ड्रॉ ओपन करता है। उसमें से एक जेनेट का वॉच निकालकर वो वेयर करता है। गॉगल्स वेयर करते हुए बाहर आता है जहाँ पे सुयांग उसे कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं वांग जी। वांग जी कहता है, तुम नहीं मैं जा रहा हूँ, क्लब, रिट्टू क्लब, मुझे किसी से मिलना है। तो सुयांग कहता है, क्या ये वही है। वांग जी बस हूँ बोलकर कार में आके बैठ जाता है। स्वयं कुछ गार्ड्स को उसके पीछे भेज देता है और वो लोग वापस से वहीं बैठ जाते हैं। कहते हैं, हाँ लगता है इसके लाइफ में भी कोई न्यू पर्सन की एंट्री होने वाली करके, और वो वापस से अपनी काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स वो वॉशरूम से जस्ट निकला ही था, फोन पे टाइम देखता है और कहता है, सेट मुझे जल्दी निकल के जाना होगा यहाँ से, वरना वो कहेगा मैं टाइम का कितना लापरवाह इंसान हूँ। वो बोलकर जल्दी जल्दी से वाइट कलर का कोट वेयर करता है, हाथ में फोन लेता है और नीचे आता है। नीचे आने के साथ ही जियांगचिंग कहता है,
इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? कहीं तुमने बाहर किसी के साथ हुकअप करने का प्लान तो नहीं बना रखा है ना? यू नो ना तुम्हारी फियांसी है। विंग बस एक लुकआउट देता है उसे, जैसे कहना चाह रहे हो जस्ट वेट एंड वॉच, इतना बोलकर, और वो वहां से वो निकल जाता है। उसके आने के बाद जियांग चेंग किसी को कॉल करके कहता है क्या हम मिल सकते हैं क्या? सामने वाले पर्सन का आंसर हाँ में आता है। वही दूसरी तरफ विंग उस कार में बैठा हुआ था और फ्लैशबैक याद कर रहा होता है। आज से ठीक 4 दिन पहले विंग ऐसे ही मीटिंग के सिलसिले में, जो ग्रुप्स मीटिंग्स होते हैं जहाँ पे टेंडर्स वगैरह के पास कराए जाते हैं, तो ऐसे ग्रुप्स मीटिंग होते हैं, उसमें विंग आया हुआ था अपने सेक्रेटरी के साथ में। उसकी सेक्रेटरी हालांकि गर्ल थी, जिस वजह से विंग को उसे वापस घर भेजना पड़ता है और वो खुद उस मीटिंग में अपना काम करना स्टार्ट करता है। उसके हाथ से एक जो वाइन की ग्लास थी ना, हालांकि विंग वो पीना नहीं चाहता था, बनना चाहते हुए भी मीटिंग्स थी तो उसे पीना पड़ता है, पर उसे नहीं पता था कि एक स्पाइक ड्रिंक्स है जो उसे नहीं लेना चाहिए। वो नॉर्मल ड्रिंक समझ करके पी जाता है। स्पाइक ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला होता है। विंग पी लेने के बाद सबसे हेड से कटा हुआ वहां से निकलता है, और जैसे ही वो निकलता है उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, बॉडी में ईचिंग होना शुरू हो जाता है, और वो ना चाहते हुए भी लड़खड़ाते हुए उस कॉरिडोर में चलना स्टार्ट कर देता है। उसे जहाँ एलिवेटर से नीचे, एलिवेटर नहीं, लिफ्ट से नीचे आना था, वो लिफ्ट से ऊपर वाले कमरे की तरफ, मतलब जहाँ पे होटल्स रूम्स रहते हैं, वहां का बटन दबा देता है और वो ऊपर चला जाता है। लिफ्ट ओपन होने के साथ ही वो बाहर निकलता है, लड़खड़ाते हुए अपने शर्ट्स को खोलता है और कोट को वो ऐसे हवा कर रहा होता है, और वो डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है, पर अनजाने में ही वो ऐसे डोर को ओपन कर देता है। हालांकि वो डोर थोड़ी ओपन ही थी, पुश करने पे वो डोर ओपन हो जाती है और विंग उस कमरे में दाखिल हो जाता है। उसे नहीं पता था कि उस कमरे में कोई और शख्स भी आने वाला है, और वो चुपचाप से अपने सारे कपड़ों को उस बेड पे फेंकता हुआ, हालांकि वो रूम हमेशा से प्रिजर्व ही रहता था, और एक एक करके सारे कपड़े के लेयर को उतारता हुआ धीरे धीरे करके वो वॉशरूम ढूंढ करके वॉशरूम की तरफ चला जाता है और शावर के नीचे खड़ा हो जाता है फुल नेकेड। उसी वक्त वांग जी वो किसी के साथ डील करके और सबके साथ वो उस होटल में ठहरने के लिए आ जाता है, क्योंकि ज्यादातर अगर लेट हो जाता था तो वो इसी स्वीट्स में आके रुक जाता था और वो बाकी लोगों को भेज देता था। तो उस समय वांगजी के अलावा कोई नहीं था। 2 बॉडीगार्ड थे जो कि वांगजी को वहां पे छोड़ने आए थे। वांगजी पहले तो रूम ओपन देखता है तो वो गन निकाल लेता है, और उसके दोनों बॉडीगार्ड भी वहीं पे थे पीछे पीछे। पर वो जब कपड़ा देखता है उतरा हुआ, वो उन दोनों को इशारा करता है कि जाओ। वो कपड़े को उठाकर स्मेल करता है। एक तो विंग की बॉडी के जो कोलेजन की स्मेल थी, वो परफ्यूम का स्मेल जो था, वो सब कुछ उसमें मिक्स था। वांगजी न जाने क्यों अट्रैक्ट फील करता है, और फिर वो धीरे धीरे करके वॉशरूम की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने डोर को अच्छे से लॉक कर लिया हुआ था ताकि अब कोई एंटर ना कर सके। लॉक कर लिया था की कार्ड से। डोर ओपन करने के साथ ही वो देखता है कि एक शख्स दीवार को पकड़ करके करा रहा है। वांगजी को समझ देर न लगी कि उसे दिया गया है। वो अपने गन को उसके बैक में लगाते हुए कहता है, हैंड्स अप। कौन हो तुम? क्योंकि जस्ट बिकॉज वांगजी किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड तो नहीं कर सकता था ना, उसे जानना होगा ना कि कौन है वो। विंग अपनी लड़खड़ाती एंड टूटी फूटी आवाज में कहता है, मैं जियांग कंपनी का सीईओ हूँ, जियांग विंग। मुझे स्पाइक ड्रिंक दिया गया है और मैं आउट ऑफ कंट्रोल हूँ। मेरी बॉडी की अर्ज बढ़ती जा रही है। प्लीज हेल्प मी। बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। इतना बोलकर विंग धीरे धीरे उस ओर पलटता है। भांगजी पहली बार विंग को देख रहा था। विंग जिसकी आंखें एकदम चढ़ी हुई थी, नसीली पूरी तरीके से, उसकी पूरी बॉडी पानी से गीली हो चुकी थी। भांगजी ऊपर से नीचे तक विंग का एक पूरा मुआयना करता है, इवन उसके हार्ट को भी, सब कुछ को देखता है और उसे कहता है, तुम रिग्रेट तो नहीं करोगे ना? क्योंकि मैं तुम्हें इतना आसानी के साथ तो नहीं हैंडल करने दूंगा खुद को। विंग कहता है, जैसा तुम चाहो कर सकते हो, बट मेरी बॉडी के नीड को प्लीज पूरा करो, और हाँ, इसके बदले मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। इतना बोलकर विंग अपना सर ना उसके शोल्डर पे रख देता है। भांगजी कहता है, ओके ऑल राइट। इतना बोलने के साथ ही भांगजी उसके गले को दबाकर दीवार से पिन करता है। उसके पूरे फेस को देखता और कहता है, तो क्या तुम मुझे हैंडल कर लोगे? विंग कहता है, क्या मैं डेमो दूं? क्योंकि मुझे अभी सच में किसी की जरूरत है, और वैसे भी मैं एंगेज्ड। इससे पहले कि वो पूरा कर पाता इस सेंटेंस को,
वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है एंड देन उसे सक करना स्टार्ट कर देता है। उसके जो लिप्स थे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट प्लम्पी चेरी जैसे लिप्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे पानी में गीले होने की वजह से। वांग जी उसके एडम एप्पल्स को वो बाइट करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि मानो उसकी पूरी दुनिया वहाँ पे जाकर टिक गई हो। वो धीरे धीरे से उसके शोल्डर्स को स्क्यूज करते हुए उसके बैक की तरफ हाथ ले जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वो धीरे धीरे करके उसके पूरे बॉडी को स्कैन करता हुआ आराम से उस शॉवर से बाहर आता है, सावधानी पूर्वक उसे आइसलैंड से टिका देता है। उसके बाद उसके हाथों को ऊपर की तरफ मोड़ते हुए और उसे उसके फेस को स्कैन करते हुए कहता है, मेरे फेस को रिकॉग्नाइज करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इस फेस को याद करो, है ना? विंग जो कि होश में नहीं था बट फिर भी वो लड़खड़ाती हुई वॉइस में हाँ कर देता है। वांग जी वापस से उसके निपल्स को सक करना स्टार्ट कर देता है। वो जैसे सक कर रहा था, विंग के माउथ से लाउड से मौन निकल रहे थे। वो उसके एडम एप्पल्स को सक कर रहा था, फिर वो धीरे से उसे गोद में उठाकर पीठ पे ले आता है। वांग जी उसकी पूरी बॉडी को स्कैन करता हुआ उसके बॉडी पार्ट्स को बाइट करना स्टार्ट कर देता है। विंग चीख रहा था, दर्द में नहीं प्लेजर में, क्योंकि उसकी बॉडी की अर्ज इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई थी कि ये सभी चीज़ें ना उसे अच्छा और रिलैक्स फील करा रही थी। वांग जी को इसका इतना ज़्यादा मेसी होना और खुद के ऊपर कंट्रोल ना कर पाना, ये सभी चीज़ें ना उसे अट्रैक्ट कर रही थी। वांग जी अपने सारे क्लोथ्स को रिमूव करने के बाद उसके ऊपर आता है, उसके टांगों को ऊपर करते हुए कहता है, अब मैं तुम्हारे अंदर इन करूँगा बिना तुम्हें प्रिपेयर करे। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किस कदर ईगर हो मेरे लिए, मिस्टर बिजनेसमैन। हाँ, विंग एक स्मक के साथ में उसे देखता और कहता है, बिजनेसमैन डैडी योर्स। इतना बोल करके और वो अपने पैरों को स्ट्रेच कर देता है और अपने हाथों को खुद ही अपने हाथ से रब कर रहा होता है, जैसे मानो वो भंगजी को सिड्यूस करके उसे ललचा रहा हो कि आओ देखो मैं तुम्हें खुला न्योता दे रहा हूँ। भंगजी उसके हैंड को हटाकर अपने माउथ में लेकर उसे लिक करना स्टार्ट कर देता है और फिर धीरे धीरे स्टॉक करते हुए अपने आप को उसके इनसाइड इन करना स्टार्ट करता है। विंग उसे दर्द हो रहा था पर वो अपनी बॉडी को पूरा नम करते हुए रिलैक्स फील कर रहा था, क्योंकि फाइनली उसे यही चाहिए था और वांगजी उसके ऊपर था। बिना मर्जी दिखाए वांगजी उसके साथ उसे इस तरह तोड़ता है जैसे कि सच में उसके लिए खेलने की चीज से ज्यादा कुछ भी ना हो। वांग जी उसे इतना ज़्यादा हार्ड हिट कर रहा था। बीइंग उसे उकसाते हुए कहता है, मैं देखना चाहता, हाउ यू हार्ड हिट मी, हाउ यू हार्ड हिट मी एंड प्लीज रिमेंबर मी, माय नेम योर बिजनेस डैडी, है ना? तो प्लीज फास्ट मूव करो। और इतना बोलकर विंग बेडशीट को रैप कर लेता है। वांग जी वापस से बिना मर्जी के उसके साथ फास्टली थर्स्ट करना स्टार्ट कर देता है। वो जैसे कर रहा था, विंग चिल्ला नहीं रहा था, क्योंकि उसकी जो अंदर जो दवाई का असर हो रहा था वो सभी चीज़ें रिमूव हो रही थी, स्वेट्स आ रहे थे और वो धीरे धीरे करके शांत हो जाता है। वो दोनों शांत हो जाते हैं और यहाँ पे विंग क्लब पहुंच चुका था। वो क्लब का नाम पड़ता है रेट्रो क्लब। उस कार से बाहर आते ही कार ड्राइवर पार्किंग में ले जाता है। विंग अपने हाथ में फ़ोन लिए हुए था, बिना किसी को वो इन्फॉर्म करके आया हुआ था। वो आता है और उस कैबिन में इन करता है जहाँ पे लीना और सीना दोनों पहरा दे रही थी और कुछ बॉडीगार्ड्स भी थे। वो अंदर आते ही उस शख्स को देखता है। अब जब यहाँ पे वांगजी इस क्लब में आया था, वो अंदर आने के साथ ही एक बड़े से ह्यूज सोफे के ऊपर जाके वो बैठ गया था किंग स्टाइल में। उसके सामने एक वेट्रेस पूरा ड्रिंक का पूरा पसार करके बॉटल्स और ग्लास बर्फ वगैरह वो सब कुछ करके वो चली गई थी। उसके बाद 7 मिनट में विंग भी आ गया था और विंग जो कार में बैठा था वो फ्लैशबैक याद कर रहा था, बैक टू द प्रेजेंट। विंग उसके पास आके खड़ा हो जाता है जहाँ पे वांगजी के हाथ में एक शैम्पेन था, ब्राउनी, और उसे धीरे धीरे करके वो सिप कर रहा था। वांगजी ने एकदम अजीब से चिपके हुए बाल बनाए थे। उसकी आंखें एक डीप ओशियन के जैसी थी। विंग उसे देखते ही कहते, कहो मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वांगजी कहता है, क्यों तुम्हें याद नहीं है कि हम दोनों के बीच में? इतना बोलकर वांगजी उस ग्लास को उस टेबल पे प्लेस करता है। विंग को सीधे खींचता है अपनी तरफ और उसे सोफे पे लीन कर देता है। विंग अभी भी वांगजी के गोद में था। वांगजी उसके ऊपर आता है
विंग अपना हाथ दिखाते हुए कहता है आई एम एंगेज्ड, मेरी फियांसे है। वांग जी कहता है सो व्हाट, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वाइफ है या फिर फियांसे है, आई डोंट केयर। आज से ठीक 4 दिन पहले जब तुमने मुझे खुद को सौंपा था तब तुमने मुझसे कहा था आई एम योर्स, योर बिजनेस डैडी। तो तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसके साथ इंगेज्ड हो, शादी कर रहे हो या क्या कर रही हो, या बच्चे पैदा कर रहे हो, बट तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। और दूसरी बात, तुम जिससे फियांसे कह रहे हो ना, वो तुम्हारी सो कॉल फियांसे तुम्हारे भाई के साथ इंगेज्ड है ना। विंग का मुंह बन जाता है और वो कहता है ओह, तो तुमने मेरे बारे में सब कुछ पता लगा लिया। वांग जी विंग को उठाता है और अपनी गोद में बिठाते हुए इसके सच को खोलता है। विंग रेजिस्ट कर रहा था बट वांग जी उसके हाथ को पकड़ के बैक कर देता है और अपने राइट हैंड से पकड़ लेता है। फिर लेफ्ट हैंड खोल करके अपने हैंड उसके अंदर बटन खोल करके डालते हुए इसके चेस्ट को स्क्यूज करते हुए इसके निपल्स के साथ खेलते हुए कहता है आई नो, क्योंकि तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड किया। यू नो व्हाट, तुम जब बेग कर रहे थे मेरे नीचे और प्लीड कर रहे थे और भी ज़्यादा फास्ट हार्ड हिट करने के लिए, पहली बार था जब मुझे ये एहसास हुआ कि सच में मेरे लिए कोई बना है, क्योंकि आज तक कोई ऐसा शख्स बना ही नहीं था जो मुझे झेल पाए। और जब तुम मुझे मिल गए हो तो मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ मिस्टर चांग विंग, या सिर्फ ओनली फॉर माई बिजनेस मैन डैडी। विंग उसको देखते हुए कहता है छोड़ो मुझे और मेरे बॉडी के साथ खेलना बंद करो। वांग जी कहता है ऐसे कैसे, हम चलो एक डील करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन करते हैं, है ना। विंग कहता है कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, कहता है हाँ, पहले तो चुपचाप मेरी बात सुनो, मान लो जो भी मैं कह रहा हूँ, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ उस कंपनी को ऑन करने में, तुम्हारी फैमिली से बचाने में, और तुम्हें तुम्हारा रेपुटेशन और तुम्हारी जगह देने में, तुम्हारे शेयर्स लौटाने में, तुम्हारे मॉम्स के जो लास्ट बॉक्सेज है उनकी अस्थि का वो लौटाने में, और तुम मेरे साथ कॉपरेट करो माय फियांसे बनने में। या फिर कॉपरेट नहीं करना है, तुम्हें मेरा फियांसे बनना होगा। जस्ट बिकॉज तुम्हारी सो कॉल फियांसे तो तुम्हारे भाई के साथ इंगेज्ड है ना, और तुम्हारी बहन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिल करके तुम्हें चीट कर रही है, और तुम्हारी मॉम तुम्हारे ऊपर हमेशा हाथ उठाते रहती है और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि तुम अपने ऊपर कभी भी किसी को डोमिनेंट होने नहीं देते हो। आई लाइक इट, आई लाइक योर ऑरा, आई लाइक योर पर्सनालिटी विंग, तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो। विंग कहता है और अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो। वांग जी कहता है आई एम माफिया द लैंड। वांग जी, पूरे चाइना पे मैं रोल करता हूँ, तुम सांस भी लोगे ना, वो हवा वो जगह मेरी होगी, हर चीज़ मेरा होगा। तुम्हें मुझे सौंपने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम्हारी ये लाइफ, ये पूरी की पूरी आगे की जो 40 या 60 साल की लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। और वैसे भी मुझ में क्या कमी है, आई एम योर डैडी, है ना। इतना बोल करके और वांग जी विंग के चिन को बाइट कर लेता है। विंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो वैसे भी बेंचिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। दैट्स वाई वो कहता है बट मैं उसे लाइक करता हूँ, यू नो व्हाट, बचपन से। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे इस तरह से बेट्रेयल करेगी, मेरे पीठ में खंजर घोंपेगी। ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम किसी को अपना मानते हैं ऐसा लगता है कि वो शख्स आफ्टर लाइफ या इस लाइफ टाइम में हमारे साथ रहेगा, वही शख्स सबसे पहले हमें बेट्रेयल करता है। क्यों, वाई। वांग जी देख पा रहा था कि विंग सेंसिटिव हो रहा है, इसलिए उसे अपने गोद में अच्छे से एडजस्ट करते हुए कहता है जस्ट बिकॉज वो तुम्हारे अच्छेपन का फ़ायदा उठाता है। उसे लगता है कि इंसान को हम जब तक चाहे तब तक नचा सकते हैं, जब तक उसे तुमसे कुछ ना कुछ मिलता रहता है वो तुम्हें अपने इशारों पे नचाते हैं। कुछ लोगों की फितरत ही होती है सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना, सामने वाला जो हमें 100% दे रहा है उसे बदले में रिटर्न ना करके अपने फ़ायदे के लिए किसी और के साथ इन्वॉल्व होना। और तुम्हारी सो कॉल फियांसे भी जस्ट यही कर रही है। तो विंग कहता है और तो वांग जी कहता है अगर मैं तुम्हें उठा के ले जाऊं
कमरे में बंद कर दूँ और दिन रात तुम्हारे साथ वो सभी थिंग्स करूँ, तो तुम मुझे कह सकते हो कि मैं तुम्हें प्लेजर थिंग्स के लिए मैंने ये किया है, पर यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कर रहा हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारी सो कॉल्ड फैंसी से कहीं ज़्यादा बेटर हूँ? इतना बोलकर और वो वांग जी के जो था वो विंग के लॉ लिप्स को खींचता है। विंग जस्ट लाइक आउच। और फिर वो वापस उसे देखते हुए कहता है, ठीक है तो फिर इसके बदले में मुझे क्या करना है? वांग जी कहता है, बस नाइट स्पेंड करना है फिलहाल से, जब तक कि तुम रेडी ना हो जाओ पूरी दुनिया के सामने में खुद को मेरा हस्बैंड बनाने के लिए। हम्म? या अगर तुम नहीं बताना चाहते पूरी दुनिया को तब भी चलेगा, बट यू आर माइन एंड आई एम योर्स। सीन इतना बोल करके वांग जी अपने गले में पहना हुआ चैन उतार करके विंग के गले में पहना देता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता है, यहाँ इस जगह तुम्हें नाइट स्पेंड करनी है। वांग जी कहता है, मेरे साथ चलो, इतना बोल करके और वो इसी क्लब के ऊपर उसे लेके आता है। लीना सीना को वो मना कर देता है और बॉडीगार्ड्स जो थे वो सिर्फ बस सेफ्टी के लिए थोड़ी दूरी पे थे उस रूम से। हालांकि रूम साउंड प्रूफ नहीं था, दैट्स वाई वांग जी विंग को लेकर के आता है। विंग अभी बहुत ज़्यादा हॉट टैम्पटिंग लग रहा था। विंग कहता है, मेरे साथ मर्सी करोगे जस्ट बिकॉज मुझे वापस घर जाना है? वांग जी कहता है, बस 2 राउंड्स, उसके बाद मैं तुम्हें खुद रिलीज कर दूंगा विंग। इतना बोल करके वांग जी विंग को खींचते हुए शॉवर के वॉशरूम में लेके आता है। उसके सारे क्लोथ्स को रिमूव करना स्टार्ट कर देता है और खुद के भी। विंग भी उसके क्लोथ्स को रिमूव करने में हेल्प कर रहा था। दोनों यहाँ पे बेशरम बंदे थे भाई, लाइक बेशरम रंग प्यार के, ये वाला गाना दोनों पे सूट कर रहा था, ठीक है, खुद गा लेना तुम लोग। तो उसके बाद विंग उसको देख रहा होता है। वांग जी उसे वापस से मिरर के साइड मोड़ते हुए कहता है, वहाँ देखो और बस मुझे देखना, भलक मत गिराना, ओके ना? इतना बोल करके और विंग दोनों असलैन को पकड़े हुए था। वांग जी अपने हाथ को उसके अंदर बिना प्रिपेयर किए उसे इन कर रहा था। विंग कहता है, ऐसे ही? वांग जी कहता है, मैं तुम्हें चीखते हुए सुनना चाहता हूँ क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और तुमने खुद कहा था हाउ आई हार्ड हिट यू, सो प्लीज। इतना बोलकर विंग वापस से देखता है और कहता, वांग जी उसके पैर को असलेन पे डाल देता है और अपने आप को उसके अंदर फिर से इनसाइड इन कराना स्टार्ट कर देता है। उसके दोनों हाथ उसके दोनों निपल्स के ऊपर थे और वो उसके शोल्डर्स को वाइड करते हुए अपने आप को एडजस्ट कर चुका था और उसके बाद उसके कमर को पकड़ता है। विंग को थोड़ा सा उसके ऊपर झुकाता है और वापस से उसके फेस को ऊपर उठाते हुए कहता है, हाँ देखो, इस फेस को याद करो, इसे भूलना नहीं है, आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी भूलने नहीं दूंगा। इतना बोल करके वांग जी वापस से उसे वहां पे हिट करना स्टार्ट करता है। विंग को हालांकि स्टार्टिंग में दर्द होना स्टार्ट हो चुका था क्योंकि ज्यादातर बॉडी लूज नहीं थी और वो खुद ऐसा कुछ करता भी नहीं था, दैट्स वाई बाद में वो एडजस्ट कर जाता है। फिर उसके मुंह से लाउड चीखे की जगह पे लाउड मॉन्स निकल रहे थे और वांग जी को मजा आ रहा था बहुत ज्यादा। और ये सभी थिंग्स मैं अच्छे से टेलीग्राम पे एक्सप्लेन कर दूंगी। हम आगे बढ़ते, ठीक है? 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करके किस कर रहा होता है, कहता है, तुम सच में बहुत ज्यादा टेस्टी हो विंग, और अमेजिंग विंग, एक्सेलेंस यू ऑरा। एंड जब मैं तुम्हारे इनसाइट होता हूँ अपने आप को भूल जाता हूँ। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। बाद विंग वापस से कपड़े पहन करके और वो अपने घर के लिए निकल जाता है और वांग जी अपने कपड़े पहन करके नीचे जब आता है तो लीना सिन्हा कहती है, सर क्या हमें उन पे नज़र रखनी है? वांग जी कहता है, नो, वो खुद इतना बड़ा चेहरा है, उस पर नज़र नहीं बल्कि उसके पीछे आदमी लगाओ क्योंकि मुझे लगता है उसकी जान को खतरा है और मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। लीना सिन्हा लीना कहती है, तो सर क्या मैं खुद? वांग जी कहता है, किसी को स्पाइक लगाओ, उसकी हर मूवमेंट की खबर मुझे होनी चाहिए और उसके ऊपर एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। उससे जुड़े सारे लोगों के डिटेल्स मुझे निकाल कर वापस से दो। इतना बोल करके वांग जी अपने घर के लिए आ जाता है जहाँ पे सोयांग ऑलरेडी उसका वेट कर रहा था और वो बोलता है, थोड़े जल्दी नहीं आ गए? किसी से मिलने में इतना टाइम लगता है, रात के 1 बज रहे हैं। वैसे मिलना मिलाना हो गया हो तो बताओगे कि वो कौन है? वांग जी कह देता है, सोयांग, ही इज माई ड्रीम मेट, माई बिजनेसमैन डैडी। इतना बोल करके वो चला जाता है।
सुयंग दांत पीसते हुए कहता है, हाय, सबको सबका पार्टनर मिल गया, मुझे मेरा पार्टनर कब मिलेगा? मैं सिंगल ही मरूंगा क्या? मैं सिंगल भी हिलाना नहीं चाहता यार, मुझे भी तो कोई पार्टनर दे दो। बेचारा बेक कर रहा था हमारा। वही दूसरी तरफ वांग जी अपने रूम में आकर के, वो स्टिल लिटरली उसके फेस पे नहीं दिख रहा है, बट वो स्माइल कर रहा था और वो विंग के बारे में सोच रहा था। वही अगले दिन विंग अच्छे से रेडी हो करके अब वो जब नीचे आता है तो यानली कहती है, तुम बोर्ड मीटिंग में ये कह सकते हो कि उस प्लान को मैं डील करने वाली हूँ। विंग वहाँ पे सारे लोग थे इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप से ब्रेकफास्ट करते हुए कह देता है, ठीक है। उसके बाद वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में एक तरफ जहाँ यानली खड़ी थी और दूसरी तरफ विंग खड़ा था, वहाँ पे सारे लोग थे। विंग आते ही फाइल रखते हुए कहता है, जेंटलमैन, ये रही मेरी फाइल जिसे आप लोगों को एक बार चेकआउट करना चाहिए। और हाँ, इस प्रोजेक्ट पे मैं ही काम करूंगा। और हाँ, हमने ऐड बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और वो अपनी सेक्रेटरी को बोलता है ऐड प्ले करने के लिए। उसकी सेक्रेटरी जो रोज थी वो ऐड प्ले कर देती है। उसने अच्छे से काम किया हुआ था और विंग ने उसकी तारीफ भी करी हुई थी। दैट्स वाई रोज बहुत हैप्पी थी और वहाँ पे मौजूद सारे लोगों को वो प्लान अच्छा लगता है। मॉडल्स भी उसमें विंग ने नए यूज करे हुए थे जस्ट बिकॉज कि वो चाहता था कि कुछ नया इम्प्लीमेंट हो। तो उसके प्लान को सब लोग मान लेते हैं और सब लोग वापस से विंग के साथ काम करना स्टार्ट करने के लिए सब हाँ कर देते हैं। और यहाँ पे यान ली वो बस विंग को घूर कर देख रही होती है। विंग सबसे हैंडशेक करता हुआ बात करना स्टार्ट कर देता है और यान ली वहां से दांत पीसते हुए निकल जाती है क्योंकि वहां पे उसका पत्ता कट गया था पूरी तरीके से। बाहर उसको बहुत ज्यादा ना पैनिक अटैक्स आ रहे थे, तो वो अपने सेक्रेटरी से बोलती है। उसका सबके पास यहाँ पे सेक्रेटरी है क्योंकि सब अपने इस ऑफिस में मतलब जियांग्स ऑफिस में सबका अपना एक सेक्रेटरी, मैनेजर और एचआर टीम डिपार्टमेंट सब कुछ है। अपने सेक्रेटरी से बोलती है जो कि एक मैन था कि जल्दी से मेरी दवाई दो, और वो ड्रग्स लेती थी। वो शख्स उसे लाल कलर का कैफीन रेंज में भर के जैसे ही यानली को देता है, विंग आता है, उसके हाथ से वो लेके फेंक देता है। और फेंकने के बाद उसके ऊपर पैर रखते हुए कहता है, ओ माय डियर सिस्टर, तुम तो घर पे मुझे बहुत बुली करती हो ना, मेरे कॉफी गिरा देती हो, मॉम्स और तुम मिल करके मुझे हर हमेशा जलील करते रहती हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ी सी सजा मिलनी चाहिए? यानी उसके जूते को हटा करके उस सिरिंज को निकालने वाली थी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा अटैक्स आ रहे थे, बहुत ज्यादा। अगर वो नहीं लेगी तो वो बेहोश हो जाएगी। इसलिए कहता है, विंग सूज हटाओ, मुझे ये लेना है। और उसका सेक्रेटरी उसे देखते हुए कहता है, सर प्लीज, आप जानते हैं ना मैम। वांग जी बोल दिया। विंग एक थप्पड़ उसको खींच के लगाता है और कहता है, गेट आउट, आई सेड आउट। उसका सेक्रेटरी वहां से भाग जाता है। यानी अभी भी उसके पैरों के नीचे थी और उस सिरिंज को निकालने की कोशिश कर रही थी। विंग उसकी बहन के ऊपर हाथ रख देता है और सिरिंज के ऊपर कहता है, जब मॉम ने मुझे थप्पड़ मारा था तब तो तुम्हें बहुत मजे आ रहे थे, अब तुम्हें ये चाहिए? इतना बोल करके विंग नीचे बैठ जाता है, उस सिरिंज को हाथ में उठाता है और कहता है, ओ पर ये तो किसी काम का नहीं है। और इतना बोलकर वो नीचे फर्श में गाड़ देता है और सारा उसमें जो चटाई था ना उसमें निकाल देता है। विंग जब ये करता है, याली को बहुत तेज गुस्सा आता है, कहता है, ये मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर एक थप्पड़ लगाने की होती है। विंग उसको एक थप्पड़ मारता और कहता है, मैंने तुम्हें बर्दाश्त किया हुआ है जस्ट बिकॉज कि तुम मेरी बहन हो और डैड की वजह से, वरना तुम्हें तो मैं यहाँ से निकाल के फेंक दूंगा। और हाँ, ऑफिस रोमांस करना बंद करो। और वो फ्लैशबैक याद करता है कि जब चार्ली को जो एक प्रोजेक्ट मिला था उसे, उस फाइल की जो इंचार्ज थी वो अपने रोज को भेजा था कि लेके आओ जाओ, पर रोज को उसने मना कर दिया था ये कह के कि वो बिजी है। तो विंग खुद आया था उस फाइल को लेने के लिए। तब उसने देखा कि यानली अपने बॉयफ्रेंड जो कि इसी ऑफिस में कभी कभी आते रहता है उसके साथ लवी डबी हो रही है, वो भी काउच पे। जिसे देखने के बाद विंग को जो छौ उठा था, पहले तो उसने पिक्चर क्लिक किया एंड देन आते उसके दोनों के बीच में टपकते हुए बोलता है, ऑफिस में अगर सेक्स रोमांस करना ही है तो कम से कम वॉशरूम यूज कर लिया करो, ये सब चीजें यहाँ पे नहीं चलेगी। और वही बात वो अभी यानी से कह रहा था। यानी को वापस से गुस्सा आता और कहता है, मैं मॉम को बोलूंगी। विंग कहता है, ठीक है, बोल देना। और इतना बोल करके वहां से वो चला जाता है और जाते हुए अपना कोट ठीक करते हुए कहता है, मैं तुम तीनों को यहाँ से घर से निकाल के फेंक दूंगा। और डैड को बहुत जल्द सब कुछ पता चल जाएगा और मुझे ये भी पता है कि तुम सब डैड के साथ क्या करने वाले हो। इतना बोल करके और वो डैड के कैबिन में आता है और उसे बताता है, डैड मैंने ये डील क्रैक कर लिया और वो सारे लोग मेरे साथ ही काम करना चाहते हैं। उसके डैड बहुत हैप्पी होते हैं और कहते हैं,
विंग, इस कंपनी को तुम ही हो जो आगे लेके जा रहे हो, वरना तुम्हारी मॉम और तुम्हारे भाई और बहन तो इस कंपनी को डुबाने में लगे हुए हैं। मुझे अच्छे से पता है बेटा, बट मैं क्या करूं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने एक गलत वुमन से शादी कर लिया और वो ना ही मुझे डिवोर्स दे रही है ना ही कुछ, बस मेरी छाती पे बैठ के मेरे ही खून पी रही है। विंग कहता है डैड आप निश्चिंत रहिए, मैं उन सबको ठीक कर दूंगा और ये रहे आपके मेडिसिन। इतना बोल करके विंग खुद उसके हाथ में सिरिंज लगा देता और कहता है घर पे कोई भी दवाई मत खाइएगा पापा प्लीज। उसके पापा विंग को गले लगा देते और कहते हैं मैं ठीक हूँ बेटा, आप जाओ। और उसके पापा फिर वापस से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। विंग अपने पापा का भी काम किया करता था। बाहर निकलते वक्त विंग कहता है पापा बहुत जल्द मैं इन तीनों का पर्दाफाश करूंगा और यहाँ से इन तीनों को जेल भेजूंगा, क्योंकि ये तीनों वही डिजर्व करते हैं, नहीं तो मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। विंग बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर लैन वांगजी आए हुए हैं। उसकी सेक्रेटरी आते हुए कहती है सर आपको पता है बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है जो कि हम लोगों से बात करना चाहता है, और यहाँ पे जो वांगजी है वो माफिया होने के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर भी है और वो हमारी कंपनी के लिए अच्छा साबित होने वाले, सर आप उनसे बात कर सकते हैं। विंग जैसे ही वापस से मीटिंग रूम में आता है तो देखता है कि वहाँ पे जांग चेंग और यानली दोनों पहले से थे और वो उससे बात कर रहे थे। विंग आते हुए कहता है यहाँ पे क्या हो रहा है। यानली कहती है आओ तुम्हारी ही कमी थी, देखो हमसे मिलने के लिए कितने बड़े एंटरप्रेन्योर आए हैं खुद, ये एक जीता जागता सबूत है पूरे चाइना के लिए। और वांगजी जो माफिया है वो किसी को पता नहीं है, उसका एक अलग ही रुतबा है और अलग ही एक चेहरा है। विंग को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वांगजी, उसने खुद बोला था वो कि एक द लैन वांगजी द माफिया किंग है वो, बट यहाँ पे वो एंटरप्रेन्योर बन के आया है। यानली कहती है अब तुम बताओ कि तुम्हारा क्या होगा। विंग कहता है मेरा क्या होगा मुझे अच्छे से पता है, ये भी मेरे साथ ही काम करने वाले हैं। वांगजी उसकी बात सुनकर एक टिच वाले स्माइल कर रहा था, मानो कि वाइफी तुम में इतना ज्यादा करेज कहाँ से आता है। यानी वहां पे पड़े हुए जो सिगरेट बॉल था वो उठा करके उसको जैसे ही मारने को होती है, विंग और उसका हाथ पकड़ लेता है और जांगचेंग एक इविल स्माइल दे रहा होता है और वांगजी अपनी जगह पे जो लेन होके बैठा था वो ऐसे पुट होके खड़ा हो जाता है, मतलब चेयर पे ही, और उसके पीछे सुयांग और लीना सिन्हा दोनों थी। वो सबको आश्चर्य हो रहा था, बट विंग कहता है हर बार तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, सो गेट आउट। जियांगचेंग कहता है विंग से तुम आखिर चाहते क्या हो, हाँ कि हम किसी के साथ डील ना करें। विंग कहता है डील करने के लिए उतनी काबिलियत भी होनी चाहिए, और वैसे भी मैं इस कंपनी का इंचार्ज सीईओ हूँ, तुम कुछ भी नहीं हो। जांगचेंग एक एचआर टीम डिपार्टमेंट के हेड, हाँ तो वही रहो ना, तुम्हें हर जगह कूदने की जरूरत नहीं है, यहाँ से जा सकते हो। और तुम भी मिस यानली। इतना बोल करके विंग एटीट्यूड में दोनों को वहां से निकाल देता है। उसके जाने के बाद वांगजी और विंग बच गए थे। वांगजी विंग को देखते ही खड़ा हो जाता है। विंग अपने आप को ठीक करते हुए कहता है हेलो मिस्टर लैन वांगजी। वांगजी विंग के हाथ को पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता और कहता है आई लाइक योर एटीट्यूड विंग एंड आई लाइक योर ऑरा। सच में तुम में सारे करेज है मेरी वाइफी बनने के, आई लव दैट। और इतना बोल करके और वो इविल स्माइल कर रहा होता है। विंग के तो होश उड़ गए थे, मानो कि उसके सर पे ना यूं 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 वाले घिरनी उड़ रहे हो, और वो कहना चाह रहा वाइफी, नो आई एम नॉट योर वाइफी। बट वांगजी उसके हैंड्स को मिलाते हुए उसे ये सारी बातें कह चुका था और हमारा विंग सुन चुका था। उसके बाद वांगजी सुयांग को और लीना सिन्हा को कहता है क्या तुम 2 मिनट के लिए बाहर जा सकते हो। वो दोनों समझ गए थे हाँ भाई हाँ, 2 मिनट का मतलब है कि यहाँ पे लव रोमांस शुरू होने वाला है, तो वो लोग निकल गए थे। उसके जाने के बाद फटक से वांगजी चेयर पे बैठ जाता है और विंग को खींच के अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है तुम्हारी बहन राइट साइड से हमें ही देख रही है। विंग कहता है ओ तो तुम्हारे पीछे भी आंखें हैं क्या। वांगजी कहता है मैं माफिया ऐसे ही नहीं बना हूँ। विंग कहता है अभी फिलहाल से मेरे सामने में क्या हो तुम, माफिया ये एंटरप्रेन्योर। वांगजी कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ विंग, तुम्हारे सामने में तुम्हारा ओनली वन हस्बैंड है जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने आया है। इतना बोल करके और उसे आंख मार देता और कहता है क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकती है। विंग उठने वाला था कि वांगजी उसे गोद में बिठाए हुए कहता है ऐसे ही। विंग ना चाहते हुए भी गिलास में पानी पोर करता है और उसको बढ़ाता है। वांगजी कहता है टेस्टी, वेरी वेरी टेस्टी। पता है तुम जब कल रात को मेरे नीचे स्वीट से साउंड्स निकाल रहे थे और जब मैं सुबह सो के उठा था तो मैं अपने ऊपर काबू नहीं कर पाया था। मैंने फिर से खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए खुद के साथ ही वो सभी थिंग्स करना स्टार्ट किया, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि मुझे तुम्हारी लत लग गई है वी।
सच में अफ़सोस कि ऑफ़िस में ऑफ़िस रोमांस कर नहीं सकते हैं, बट यकीन मानो मैं करना चाहता हूँ, तुम्हें मिस्ड अप। इतना बोल करके वंग जी उस ग्लास को पीता है और विंग को उसके बालों के ऊपर पकड़ते हुए सीधे अपनी तरफ झुकता है और ग्लास को साइड करते हुए उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि विंग उसे कुछ कह रहा हो, ऐसे सीन बन रहे थे, पर यहाँ पे तो वांग जी कुछ और ही कर रहा था। उसके बाद 2 बार सक करने के बाद उसके लिप्स को छोड़कर वापस से पानी पी जाता है और ग्लास को उस पे पटकते हुए कहता है, काफ़ी अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। वैसे मैं तुम्हें बता दूँ कि मेरे कल 1 घंटे की पॉडकास्ट है, तो क्या तुम वहाँ पे आने वाले हो? हाँ, विंग कहता है, यहाँ पे क्यों आए हो? हंग जी कहता है, अब आए ना पॉइंट पे, और ये बोल करके वो फ़ोन निकालता है। और ये उस दिन की फुटेज थी जिस दिन विंग वांग जी से मिलने के लिए क्लब आया हुआ था, रेट्रो क्लब। स्टार्टिंग में ये उसी दिन की फोटोज थे जहाँ पे जियांग चेंग ने किसी को कॉल किया हुआ था, और जिसको वो कॉल किया था वो कोई और नहीं बल्कि वेंचिंग थी। तो यहाँ पे कुल मिला के मैं ये बोलूँ कि विंग की जो फियांसे वेंचिंग है उसका अफेयर जियांग चेंग के साथ में चल रहा है। ओके, विंग ये देखते हुए दांत पीसते हुए कहता है, ओ, तो मुझे इसका पर्दाफाश करना चाहिए अभी या फिर बाद में? वांग जी कहता है, चॉइसेस इज योर्स, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं। और अगर तुम करना चाहो तो कल तुम्हें मेरी पॉडकास्ट ज्वाइन करना पड़ेगा जो कि 4 बजे से है, और अगर तुम इसको पर्दाफाश करना चाहते हो तो मैं अरेंज कर दूंगा 2 बजे मीडिया ले करके, और तुम उस होटल पहुंच जाना, तुम्हें लाइव प्रूफ मिल जाएगा विंग। तो वांग जी कहता है, वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, आर यू श्योर कि तुम ये सारा अरेंज कर दोगे? वांग जी कहता है, तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा ईगर है मेरे साथ काम करने के लिए विंग, ऑफकोर्स हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जियांग यांगली वो ना विंडो से ना झांक झांक के कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ सही से दिख नहीं रहा था क्योंकि विंडो ना पूरे लगे हुए थे, और वो ना थोड़ा सा चीर फाड़ कर रही थी कि भाई दिख जाए दिख जाए दिख जाए, पर नहीं हो रहा था। और जब लीना देखती है तो जियांग यांगली वहां से मुंह बनाते हुए बाहर चली ही जाती है। अब अगले दिन, अब इन दोनों में डील हो गया था कि वो उसको सबके सामने में प्रूफ करेगा। तो अगले दिन वांग जी विंग को मैसेज करता है, याद है ना, 4 बजे शाम को मेरा पॉडकास्ट होने वाला है लाइव। तो उसकी बात सुन करके विंग यस में आंसर कर देता है थम्स अप दिखाते हुए, और उसके बाद कहता है, तुम्हें तो तुम्हारा प्रॉमिस याद है ना, क्योंकि मैं दोनों को हटाना चाहता हूँ अपने रास्ते से। इतना बोलना हुआ ही था। वांग जी कहता है, सारा काम हो चुका है। और उसके बाद वो फोन रखते हुए वांग जी फ्लैशबैक देखता है। वापस से जाने वक्त जब दोनों खड़े होते हैं तो वांग जी विंग की कमर में हाथ डालता है, उसे अपनी तरफ करीब करते, उसके बालों को अच्छे से केयर्स करते हुए कहता है, आई मिस यू सो मच। ऐसा दिन जल्द ही आएगा जब तुम मेरे साथ होगे, और रात में भी, और जब सुबह सो के मैं उठूंगा तो मैं तुम्हें देखूंगा विंग। इतना बोल करके और उसके फोरहेड पे किस कर देता है। विंग कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, एक तरह से वो फंस चुका था, और माफिया से वैसे भी कोई पंगा नहीं लेता है। और दूसरी चीज ये कि वांग जी के साथ जब वो इन्वॉल्व होता था तो उसे ऐसा नहीं था कि उसे घिन आती थी या मजा नहीं आता था या गुस्सा आता था, उसे अच्छा लगता था। ऊपर से उसे ये भी पता था कि वो वेंचिंग को हाई स्कूल से लाइक करता आ रहा है, बट यहाँ पे वेंचिंग उसके भाई के साथ इन्वॉल्व हो चुकी है और वो उसे धोखा दे रही है। तो विंग को वैसे भी प्यार वगैरह से डस्ट हट गया था, तो वो बस वांग जी के साथ इन्वॉल्व हो रहा था, पर यहाँ पे वांग जी को पक्का वाला लव हो रहा था। अगले दिन, अब हमारा जो ये वांग जी का पॉइंट ऑफ व्यू था थोड़ा सा, और थोड़ा सा विंग का पॉइंट ऑफ व्यू था। विंग ना पूरे मीडियाज को कॉल करता है और वहां से वो अपनी कार में आके बैठ जाता है। रोज कहती है, सर हम कहाँ जा रहे हैं? वो कहता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाओ, क्योंकि पूरे कंपनी को हम अब ऑन करने वाले हैं, और बहुत जल्द मैं अपनी बहन को भी उसके रास्ते से हटा दूंगा। इतना बोल करके और वो उस होटल्स के लिए निकल जाते हैं। उस होटल में ना ऐसा बोल सकते हैं कि 5 स्टार होटल थे, तो 5 स्टार जैसे ही रहते हैं ना सारे के सारे। एक तरह से एक साइड कॉर्नर बार था जहाँ पे ये जांगचिंग बैठा हुआ था, और जांगचिंग के गोद में पेंचिंग बैठी हुई थी, और उसके जो शोल्डर स्टॉप थे ऑफ शोल्डर हो चुके थे, और वहां पे उसे वो किस कर रहा था, उसके बॉडी के साथ वो मेस्टअप कर रहा था। विंग आते ही पहले तो क्लैपिंग करता है, क्लैपिंग करने के साथ कहता है, वाह, मैंने सोचा नहीं था मेरी सो कॉल फैन से यहाँ पे मेरे भाई के साथ इन्वॉल्व हो रही है, वो भी शादी से पहले मुझे बिट्रेल कर रही है। क्या तुम्हें शोभा देता है मुझे धोखा देना? मेरा भाई वो मेरा अपना नहीं है, वो मेरा सौतेला भाई है, पर कम से कम तुम मेरी फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड बनी, मेरी फैंसे बनी, और इन फ्यूचर मेरी वाइफ बनती, मेरे साथ तो लॉयल रहती। वेंजिंग वेंजिंग कहती है, विंग ऐसा नहीं है। तब तक मीडिया वाले आ गए हुए थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंगेज थे, और विंग का
और ना इस वक्त देखने वाला था। पत्रकार सब आकर के पिक्चर क्लिक करना स्टार्ट कर चुके थे और जियांगछेंग और वेनचिंग दोनों अपने फेस के ऊपर ना हाथ रख लेते ताकि नहीं हटा सके। रिंग चीख चीख कर बोल देता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी फैंसी है जो मुझे बिट्रल कर रहे हैं, मेरे पीठ में खंजर घोंप रहे हैं सो कॉल शेयर्स के लिए, कंपनी के लिए। एक में चार लगा करके विंग उन दोनों को एक्सपोज कर देता है। फिर वो दोनों वहां पे मुंह छुपते छुपाते वहां से भाग जाते हैं। विंग अपना एक रिवेंज ले चुका था, अब बारी थी उसकी बहन की और तीसरे नंबर पर उसकी मोम आती। उसके जाने के बाद वंग जी कहता है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ कार पार्किंग में, आ जाओ, इतना बोल करके और वो नीचे आता है विंग उसके जाने के बाद। और वो विंग उस कार में आके बैठ जाता है। वंग जी उसकी तरफ एक बॉटल्स बढ़ाता है जूस का जो उसने खरीदा हुआ था और कहता है, इसे पियो और गुस्सा शांत करो। मैं जानता हूँ कि जिसे दिल से हम चाहें वो अगर हमारे साथ कुछ गलत करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, पर यकीन मानो दुनिया ना ऐसे ही स्वार्थी लोगों से भरी हुई है। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है, पर फिर भी देखो, मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट है और अब मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है विंग। आई नो कि हमारा रिश्ता इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, पर ट्रस्ट मी, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे होने वाले हो और मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। इतना बोल करके वांग जी विंग को रिलैक्स कराने की कोशिश कर रहा होता है। फिर उसे वो पॉडकास्ट वाले जगह पे लेके जाता है जहाँ पे वीआईपी वाले एरियाज में सुयांग, विंग, सू से वींजा सब बैठा हुआ था। और वांग जी 1 घंटे तक उस स्टेज पे खड़ा होकर के सबको लाइफ लेसन वाली मोटिवेशनल बातें बता रहा था। भाई बताओ यार, जहाँ वो एक तरफ माफियागिरी करते फिर रहा है वही दूसरी तरफ ये भी कर रहा है। वो सब करके निकलने के बाद ही वेंचा उसे कहता है, वो हमारी बात नहीं सुन रहे, हम क्या करें। फंगजी कहता है, उसे अड्डे पे लेके चलो। और हाँ, विंग को ये सारी बातें पता नहीं चलनी चाहिए। वो समझ गया था और कहता है और इतना बोल करके वापस से वांग जी विंग के पास आता और कहता है, कैसा लगा। विंग कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक खूंखार जंगली माफिया इतनी अच्छी बातें भी कर लेता है। वैसे ये सारी किताब अरस्तु के लाइन्स उठाए हैं ना तुमने, और लाइफ लेसन है, अच्छी है। तो वांग जी कहता है, कभी कभी झूठ छुपाने के लिए थोड़ा सच का आईना दिखाना पड़ता है, पर हर वक्त सच काम नहीं आता है, थोड़ा बहुत झूठ यूज करना ही पड़ता है। विंग, वैसे तुम्हें कैसा लगा। विंग बोल देता है, आई एम इम्प्रेस्ड। सच में मैंने नहीं सोचा था कि एक डार्क ऑरे वाला इंसान इतने अच्छे से लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है, उसे उसके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है, कुछ मोटिवेट बातें कर सकता है। आई रियली अप्रिशिएट दैट योर वॉक द लैंड वांग जी, माय माफिया डैडी। इतना बोल करके विंग उसके नोच को स्लाइड करता है। वांग जी का मन कर रहा था वो विंग को खा जाए कच्चा, बट फिर भी वो अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए कहता है, अब तुम जा सकते हो। विंग हाँ में सर हिला देता है और वहां से वो ऑफिस के लिए चला जाता है और वांग जी अड्डे पे चला जाता है उस इंसान को जिसको वो पकड़ के लेके गए हुए थे उसको धुनाई करने के लिए। वांग जी अपने अड्डे पे आकर के अपने लेफ्ट हैंड में ग्लव्स पहनता है। उस इंसान को पता है कैसे बांधा हुआ था, बोरे में डाल करके उसको उल्टा लगा के पंचिंग बैग बना दिया हुआ था। वांग जी पहले उसको अच्छा से कूट पीट लेता है, कूटने के बाद पूरा तो इधर उधर स्टेन फैल ही गया था ब्लड का, और कहता है, बताओ किसने तुम्हें भेजा था ये सभी चीजें करने के लिए, और किसने तुम्हें भेजा है ये स्पाई करने के लिए। हाँ, वो इंसान इतना कुटने के बाद भी मुंह नहीं खोल रहा था। वंगजी उसको मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। लोगों को ना वंगजी से इसलिए डर लगता था, उसका ऑरा इतना ज्यादा डर लगता था कि अगर कोई उसे आंसर नहीं करता था या नहीं बताता था, वंगजी उसको मारते मारते ना जान से मार ही डालता था। वांगजी सेम अभी भी वही कर रहा था, उसको इतना मार रहा था, उतना मार रहा था, उतना मार रहा था। लास्टली उस इंसान की आखिरी सांस बची थी और वांगजी इरिटेट होते हुए कहता है, इसे बाहर निकालो। वो शख्स उसे बाहर निकालता है और सुयंग ये सब ना सब साइड में खड़े होकर के देख रहे थे, भाई ये इंसान है या जानवर है, कहते हैं मतलब कभी ठीक रहता है, कभी इसका ऑर्डर मतलब जानवरों वाली क्यों हो जाती है। वांग जी ग्लव्स निकालता है, उसके बालों को खींचता है और उसके ऊपर थूकते हुए कहता है, अब बता रहे हो या तो फिर जान से मार दो। वो शख्स हंसते हुए कहता है, नहीं बताऊंगा। क्या करोगे। हाँ हाँ, वैसे भी मेरे पास सबूत है। वांग जी कहता है, आज तक ऐसा कोई बचा ही नहीं है जिसके पास सबूत हो और वो बच जाए। इसके हाथ पैर को काट करके इसके फैमिली के सामने में फेंक दो, फिर सारे सबूत अपने आप ही मिट जाएंगे। इतना बोलना हुआ ही था। वो कहता है, नहीं 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 नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो, रुको मुझे छोड़ो। फिर वांग जी कहता है, 2 मिनट। वो बता देता है कि अपने गार्डन में एक फ्लावर पॉट के नीचे उसने सबूत गाड़ के रखे हुए हैं। उसके बाद हमारा वांग जी गन निकालता है, रिलोड करता है, देन सोचो क्या किया होगा, ठाई, बेचारा ऑन द स्पॉट वही चल बसा। और उसके जाने के बाद वांग जी के पास टॉवल लेकर के सुयंग आते हुए कहता है,
तुम्हारे गुस्से का क्या करूँ वांग जी मैं? कहीं अपने गुस्से में किसी को जला ना दो। वांग जी कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने गुस्से में किसी को नहीं जला सकता। फिर वो कार में बैठकर अपने घर आता है। घर आने के बाद डार्क रूम में जाता है जहाँ पे एक पर्दा था, उस पर्दे को वो खींच के साइड करता है। बीच में विंग को ना, जब वो फर्स्ट बार देखा था वो वाली पिक्चर्स थी, और बाकी आउटसाइड ना हर दिन का उसका पिक्चर, खाते पीते उठते चलते कार में बैठते वॉक करते घर जाते, लगभग वहाँ पे हजारों पिक्चर्स थी। वांग जी उस पिक्चर्स को देख के स्मक करता है, अपने फेस पे लगे स्टेन को साफ करते हुए कहता है मेरे गुस्से की हक में पूरी दुनिया जल जाएगी सिवाय तुम्हारे, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में जलना चाहता हूँ वी। और इतना बोलकर वो ईविल स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे वांग जी रोज अपने दिल को ठंडा करने के लिए विंग की पिक्चर को देखता था, क्योंकि उसे हार्डकोर वाला लव जो हो गया था। अब जियांगचेंग को और जो वेंचिंग थी उसको वहां से भागे हुए 5-6 दिन हो गए थे। वेंचिंग तो अपने घर चली आई थी और घर में जाकर छुप गई थी, वो कहीं निकल ही नहीं रही थी। पर जियांगचेंग जो था वो एक होटल लेकर के होटल में जाकर वो छुपा हुआ था। अब जियांगचेंग के अंदर ना बदले की भावना चली गई हुई थी कि वो विंग को मार डालेगा। 6-7 दिन हो ही गए थे, पेपराइजीज और मीडियाज ना शांत हो गए थे। जियांगचेंग निकलता है। अब जियांगचेंग को पता है कि विंग किस वक्त शाम को ना ऑफिस से वो निकलता है। वही दूसरी तरफ वांग जी 6-7 दिन उसको भी हो गए थे विंग को देखे हुए, वो भी अपने काम में मशगूल हो गया था, अपने पॉडकास्ट को करने में, अपनी माफियागिरी वाले काम करने में, स्मगलिंग वगैरह का जो काम धंधा होता था वो सभी चीजें करने में। यहाँ पे वांग जी ना कोई प्योर माफिया नहीं है, वो हर इलीगल काम करता है, जो नहीं करना चाहिए वो भी करता है, बट लीगल तरीके से करता है, ज्यादा जोर जबरदस्ती के साथ नहीं, अच्छे से करता है। और सभी लोगों के लिए एंटरप्रेन्योर तो वो है ही इस तरह से। तो वांग जी भी इस तरफ विंग को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए आ रहा होता है, और इधर दूसरी तरफ जियांगचेंग विंग को मारने के लिए आ रहा होता है। विंग कार पार्किंग में रोज को बोलता है कि रोज चली जाओ, कल थोड़ा लेट भी हो सकता है, आ जाना, क्योंकि रात को 11 बज रहे थे, जहाँ पे उसे 10:30 बजे के आसपास, 10 बजे वो निकल जाता था, पर जियांगचेंग ऑलमोस्ट उसका 1 घंटे से वेट कर रहा था। तो वो, और इधर जो वांग जी था ना, उसके गले में, जो विंग के गले में पेंटेड था ना, तो जिस वजह से वांग जी को पता चल जाता था कि विंग कहाँ है, क्या कर रहा है, क्योंकि वांग जी ने ही वो पेंटेड विंग को पहनाया हुआ था। तो इसी वजह से तो दोनों उसका वेट कर रहे थे उसे आने का। और वांग जी उसके से मिलने के लिए एक तरफ से आ रहा होता, दूसरी तरफ से विंग अपनी कार के पास जा रहा होता रोज को भेज के, और तीसरी तरफ से जियांगचेंग जो पाया के पीछे छिपा हुआ था चाकू लेकर के। विंग कार जैसे ओपन करके बैठने को होता है, जियांगचेंग उसके गले पे एक नाइफ रखते हुए कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा विंग, तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत तार तार हो गई, अब मेरे साथ कोई भी काम नहीं करेगा, तुमने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से हेल बना दिया है, मेरी क्या गलती है? हाँ, तो विंग कहता है तुम्हारी गलती है, बचपन से तुम वो हर चीज मुझसे छीनते हुए आए हो, ये भूल गए हो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ये भूल गए हो कि इस कंपनी को मैं चला रहा हूँ, मेरे वजह से ये कंपनी चल रही है, तुमने तो पापा को जान से मारने की कोशिश की जियांगचेंग, तुम्हें लगता है कि मैं ये सभी चीजें बर्दाश्त करूंगा? मॉम, तुम और सिस्टर तीनों मिल करके पापा को और मुझे तो कितनी बार अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर चुके हो, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, तुम डिजर्व करते हो सजा पाना। जांगचेंग कहता है पहले मुझसे तो बचो, इतना बोलकर उसके गले पे कट मारता, मतलब उसको काटने ही वाला था। वांग जी आ जाता और इसके हाथ को मोड़ देता है, लेकिन विंग के गले पे कट लग चुका था, और विंग ना अपना बैग अपने हाथ से गिरा करके गले पकड़ के वहां पे बैठ जाता है। और सुयांग ना उसको पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वांग जी उसको जैसे हाथ मोड़ा था ना, उसको भी हाथ पे कट मार करके भाग गया था, और सुयांग उसके पीछे भागता है, लीना सिन्हा भी उसके पीछे भागती है उसको पकड़ने के लिए। इधर वांग जी अपने हाथ की कट की परवाह किए बगैर विंग के पीछे आता कहता विंग, क्या तुम ठीक हो? विंग ना बेहोश होने के कगार पे था। वांग जी उसे पटक से अपने टाई जो था ना उससे उसके गले को बांध देता है और उसे ले करके हॉस्पिटल भागता है। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद उसको डॉक्टर वगैरह स्टिच वगैरह कर रहे थे, और जो बैंडेज वगैरह करना था वो सब करने लगे थे। उसके बाद लीना सिन्हा कहती है बॉस, हमने उसे पकड़ के और अड्डे पे ले गए हैं, उसे सुयांग लेके चला गया है, आप अपने हाथ का स्टिच करवा लीजिए और घर चलते हैं। तो वांग जी कहता है उसे भी मेरे साथ घर जाना हैगा, क्योंकि मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकता। लीना सिन्हा कहती है ओके बॉस, हम बाहर हैं, इतना बोल करके, और वांग जी विंग की वेट करने लगता है। डॉक्टर बोल देते हैं कि वो आउट ऑफ डेंजर है, आप चाहे तो उसे ले जा सकते हैं। फिर वांग जी विंग को धीरे धीरे करके और उसे कार में लाके बिठाता है। विंग कुछ नहीं बोल रहा था, वांग जी समझ पा रहा था कि विंग उदास है। फिर वांग जी उसे घर लेके आके बिठाता है, और फिर उसे अपने सर्वेंट्स को बोलता कॉफी देने के लिए। वो दोनों काउच पे बैठे हुए थे, और वहां पे उसको चाय रख करके
कॉफ़ी और सारे सर्वेंट्स चले गए थे। इवन लीना सीना अभी बाहर जाकर के पहरा देने लगी थी। विंग कहता है, क्या ये तुम्हारा घर है? वांग जी कहता है, ये मेरा घर है। विंग कहता है, काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पे वांग जी का जो पैलेस था ना, वो मॉडर्न इंटीरियर किया हुआ था। वांग जी कहता है, क्या तुम सैड फील कर रहे हो? विंग कहता है, क्यों, नहीं करना चाहिए। वांग जी कहता है, करना चाहिए ना, क्योंकि वो तुम्हारे अपने हैं। और जब अपने हमें घाव देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ये बात अलग है कि हम किसी को बता नहीं सकते, किसी को जता नहीं सकते, पर वो दर्द हमारे अंदर हमेशा रहता है, कभी खाली नहीं होता। फिर कहता है, तुम इतने अच्छे क्यों हो? हाँ, क्योंकि तुम तो एक माफिया हो ना, और मुझे पता है तुम मेरे भाई को जान से मार दोगे। अंग्रेजी कहता है, क्यों, नहीं मानना चाहिए, उसने मेरी जान के ऊपर हाथ डाला है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं उसे ऐसे ही जाने दूं? क्या उसे तुम इस बार छोड़ सकते हो? अगर अगली बार वो तुम्हें गलती करे दोबारा, तो तुम उसे जान से मार सकते हो। अंग्रेजी कहता है, फिर भी उसे पनिश तो मैं करूंगा विंग। और इतना बोलकर विंग को वो अपने शोल्डर पे ले लेता है और उसे टैप कर रहा होता है और कहता है, मैं तुम्हें इस तरह से हॉट होते हुए नहीं देख सकता। फिर उसके गले को देखता है जहाँ पे विंग ना मुंह बनाने लगता है, क्योंकि टच कर रहा था वांग जी, और कहता है, दर्द हो रहा है वांग जी। वांग जी कहता है, तुम्हें दर्द देने वाले को मैं जान से मार दूंगा विंग। और उसे कंसोल कर रहा होता है। विंग उस दिन उस रात को वहीं पे सो जाता है। अगले दिन वांग जी उसके उठने से पहले ही उसके लिए उसी के ब्रांड के कपड़े मंगवा करके और वो अपने काम से निकल गया हुआ था, क्योंकि वो उसे सोशल काम करना था और साथ में जियांगजेंग को निपटाना भी तो था। वो सबसे पहले तो जियांगजेंग को निपटाने आता है, जहाँ पे वांग जी खुद हॉकी स्टिक से जियांगजेंग के हाथ पैर को बहुत अच्छे से कूट पीट दिया हुआ था। भाई तू खा ले, मेरे हाथ से खा लियो। पीटने के बाद उसे कार में फेंकते हुए कहता है, ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है जो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और बता रहा हूँ। अगर दोबारा से विंग की लाइफ को मैस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा, हेल में। और इतना बोलने के साथ ही वांग जी का गुस्से का टेम्पर तो सबको पता था। वो जा करके अपने मुंह हाथ को धोता है और इधर विंग भी रेडी होकर के वहां से निकल गया था ऑफिस। वो जैसे ही ऑफिस आता है, वैंचिंग उसके कैबिन में बैठी हुई थी और रोज ने उसको कॉफी दिया हुआ था। विंग कहता है, रोज ये यहाँ क्या कर रही है? रोज कहती है, आई एम सॉरी सर, बट मैं क्या करती। और इतना बोलकर वो ग्रीट करते हुए चली जाती है। विंग कहता है, वेंजिंग आप क्या करने आई हो यहाँ पे? वेंजिंग उसके पास आते ही कहती है, तुम मुझे इस तरह से नहीं छोड़ सकते। सबको पता है कि हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है और हमारी शादी होने वाली है। तो विंग कहता है, ओह अब तुम्हें याद आया, अब जब तुम मेरे भाई के साथ इन्वॉल्व हो चुकी हो तब? हाँ बताओ मुझे, आखिर क्यों किया तुमने ये सब? क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी जो तुम जियांगजेंग के साथ इन्वॉल्व हो गई? वेंची कहती है, मुझे नहीं पता चला कि मैं कब उससे इन्वॉल्व हो गई, मुझे मुझे माफ कर दो विंग। विंग कहता है, हाँ माफ कर दो, ओके जाओ, यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि मैं किसी और का हूँ और मेरी शादी हो चुकी है। इतना बोल करके और जो हमारा विंग था गले में पहना हुआ बैंडेड दिखा देता है। वेंजी को यकीन नहीं हो रहा था, उसके पैरों में गिर जाती है और कहती है, प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज। मैं नहीं जानती ठीक है ऐसा कुछ हो, मुझे माफ कर दो प्लीज, एक एक चांस दे दो मुझे, प्लीज एक चांस दे दो। और इतना बोल करके और जो हमारी वेंचिंग थी वो विंग विंग को और उसके गले में उसके फेस के ऊपर ना हाथ रख करके ना उसको ना बैक कर रहे थे कि प्लीज मेरी बात सुन लो, प्लीज विंग प्लीज मुझे एक चांस दे दो, मुझसे ऐसे मुंह मत फेरो, प्लीज विंग मुझे मुझे बस एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं जियांगजेंग के साथ, मुझे नहीं पता कि वो कैसे मैं बहक गई थी, मुझे माफ कर दो। बहुत सारी चीजें वो बोले जा रही थी। विंग ना मुंह घुमा रहा था इधर उधर। वांग जी गेट पे खड़ा होकर के देख रहा था और उसको इतनी भयंकर वाली जेलसी हो रही थी, इतनी जलन हो रही थी, इतनी ज्यादा जलन। और सीधे चिल्लाते हुए कहता, विंग। विंग जब ये सुनता है और वेंचिंग जब ये देखती है, वो कांप गई थी और कहती है, ये कौन है? वांग जी सीधे आता है विंग के पास, वेंचिंग के हाथ को पकड़ के इतना जोर से उसको फेंकता है कि सीधे वो टेबल से जाके लगी थी और उसके चोट लग गई थी सर में। और वांग जी विंग के पहले तो बालों को टच करता है, टच करने के साथ उसके बालों को खींचते हुए कहता है, क्या तुम्हें मैंने नहीं कहा था, कि तुम्हें नहीं कहा था मैंने कि तुम मुझे बिलोंग करते हो? हाँ, तो फिर उसे अपने करीब कैसे आने दे सकते हो? क्या तुम्हारे दिल में दोबारा से उसके लिए कोई अरमान जाग रहा है? अगर ऐसा है निकाल दो, क्योंकि मैं
किसी और को इन नहीं करने दूंगा। इतना बोल करके वांग जी उसको बालों को खींच के तो पकड़े ही था विंग को, गन निकालता और उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, इसे अभी शूट करने में मुझे बस 1 सेकंड लगेगा विंग, आंसर मी, क्या तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए जगह है? विंग कहता है, नहीं, क्या तुम्हें प्रूफ चाहिए? इतना बोलने के साथ ही वांग जी के फेस को पकड़ता है विंग और उसके लिप्स को कैप्चर करके उसे जबरदस्ती किस करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी को जो गुस्सा आ रहा था वो सब शांत हो गया था। वांग जी के लिप्स को ओपन करते हुए विंग अपने टंग को उसके माउथ के इनसाइड इन कर चुका था और उसे सक कर रहा था। सक कर लेने के बाद उसे लीव करते हुए अपने फोरहेड से उसके फोरहेड को नोज से नोज को टच करते हुए विंग कहता है, आई नो कि ट्रस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, पर कभी कभी चीज़ें आसान नहीं होती है, पर ट्रस्ट करना ज़रूरी होता है। तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें बिलोंग करता हूँ, तो आई एम योर्स वांग जी, प्लीज़ ट्रस्ट मी। इतना बोलना हुआ ही था तो वांग जी विंग को कमर से पकड़ते हुए कहता है, याद रखना कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हें डिवाइड नहीं कर सकता, अपनी सांसों के साथ भी नहीं। मुझे पूरा का पूरा विंग चाहिए। और इतना बोल करके और उसके नेक पे ना वो उसे ऐसे लिक करके किस करता है और कहता है, तुम्हें आज रात मेरे पास आना होगा विंग। विंग कहता है, मैं आ जाऊंगा, पर पहले मुझे इन सब से निपटना है। क्या तुम यहाँ पे मुझसे मिलने आए हो? तो कहता है, तो कहता है, रुको थोड़ी देर, फिर मैं अभी आता हूँ। फिर वो वेंचिंग को उठाता है और उसको खींच कर बाहर लेके आता है और कहता है, आइंदा से मेरे सामने मत आना, वरना जान से मारी जाओगी वेंचिंग। वेंचिंग वापस से ना उसको पकड़ रही होती है तो वो रोज को कहता है कि इसको बाहर करो। इतना बोल करके और वो कॉफी लेने के लिए चला जाता है वांग जी के लिए। रोज उसको समझाती है और वो भी वहां से चली जाती है। अब वेंचिंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, जैंगचिंग भी नहीं था जिससे कि वो हेल्प ले सकती थी। वो आती है यानली के पास, यानली अपने कैबिन में थी और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिर से लबी डबी हो रही थी। तो वेंचिंग कहती है, यानली, यानली उसे दूर करते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वेंचिंग आते ही कहती है, देखो तुम्हें जो ड्रग्स चाहिए था वो मैंने तुम्हारे लिए अवेलेबल करवाया, पापा से बोल करके। तुमने कहा था कि जियांगचिंग तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, पर देखो तो जियांगचिंग को वो गायब करवा चुका है। पता नहीं जियांगचिंग कहाँ है, मुझे समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। मैं उससे बात करने की कोशिश की थी पर वो नहीं सुन रहा है, और आज उससे मिलने के लिए कोई कोई और शख्स आया है जिसका ऑरा बहुत ज्यादा डार्क है और वो मुझे जान से मारने की कोशिश की है। इवन उसे जरा सा भी डर नहीं लग रहा था कि वो अगर मुझे मार देगा तो जेल चला जाएगा, वट जो भी है। याली कहती है, मुझे भी पता है कि विंग के पीछे कोई तो बड़ा हाथ है, पर कौन है मुझे नहीं पता। बट तुम्हें किसने कहा कि उसकी वजह से हम लोगों पे इल्जाम लगाओ? तो वेंचिंग थी, वो कहती है, पर फिर मैं किसके पास जाऊं? तुम नहीं मदद करोगे, वो मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? उसकी बात सुनने के साथ ही वेंचिंग उसे एक थप्पड़ लगाती है, यानली को, और यानली भी एक थप्पड़ खींच के देती है उसे और कहती है, बस बहुत हो गया। रंजी कहती है, जब तुम्हारी जरूरत पूरी करनी थी और तुम्हें ड्रग्स देना था तो मैं थी, मैं ही सब कुछ कर रही थी, और आज जब मेरी हेल्प करने की बारी आई तो तुम पीछे हो रही हो। यानी कहती है, यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगी। और हाँ, हम लोगों की लाइफ में आने की दखल देने की जरूरत नहीं है, और अब जब जियांगचिंग ही नहीं है तो तुम हमारी लाइफ में क्या करोगी? और यहाँ पे यानली को लग रहा था कि जियांगचिंग कहीं भाग गया है, छुप गया है। इसी वजह से याली रोते हुए वहां से अपना हाथ गाल पे रख के निकल जाती है, क्योंकि उसके पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं था। दोबारा से कि कोई गलती करती है तो वो जब जान से मारी जाएगी, वैसे भी ये सोच करके वो वहां से निकल जाती है। बट वो हार मानने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। वो अपने घर आती है और अपने पापा को बोलती है कि पापा ऐसे ऐसे बात हो गया है। उसके पापा कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, हम सभी चीज़ों को सॉर्ट आउट करवा देंगे। इतना बोलना हुआ ही था कि तभी उसे पता चलता है कि जियांगचिंग वापस आ गया है। और जियांगचिंग जियांग हाउस में नहीं आया था, बल्कि वो वेंची के घर आया था। जब उसके गार्ड्स उसे लेके आते हैं तो जियांगचिंग बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वांग जी ने उसे बहुत कूटा पीटा था। तो वेंचिंग और उसके पापा जल्दी से जियांगचिंग को इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जियांगचिंग बहुत ज़्यादा चीख रहा था, चिल्ला रहा था और उसका इलाज चल रहा था। हम इधर चलते हैं ऑफिस। विंग वांग जी के लिए कॉफी लेकर के ऑफिस के अंदर आता है, जहाँ पे उसके चेयर पे वांग जी बैठा हुआ था और सभी चीज़ों को देख रहा था। विंग मुस्कुराते हुए इसके सामने में मग रखते हुए कहता है, काफ़ी हैंडसम और एलिगेंस लग रहे हो मेरे चेयर पे वांग जी। वांग जी कहता है, जो मेरा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो मेरा है ना विंग? विंग कहता है, वांग जी कहता है, तो क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? विंग कहता है, पर हाँ, तुम मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। ना चाहते हुए भी मुझे सोचना पड़ रहा है तुम्हारे बारे में, ना चाहते हुए भी मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा वांग जी।
वांग जी उसकी तरफ झुक जाता है क्योंकि दूसरी साइड की कुर्सी पे विंग बैठा था और सामने वाले बस पे। और वांग जी कहता है मेरी गोद में आओ। विंग उसकी गोद में आके बैठ जाता है। वांग जी वो मग ले करके कॉफी का और पीना शुरू कर देता है। कहता काफ़ी अच्छी है कॉफ़ी। जब मेरा मन करेगा मैं यहाँ आ जाऊँगा पीने, है ना? विंग उसके बालों के साथ खेलते हुए कहता है आ सकते हो, पर आज रात का मुझे सच में आना पड़ेगा क्योंकि एक मीटिंग है और वो करते हुए काफ़ी टाइम हो जाएगा। हाँ जी कहता है कोई बात नहीं, तो कल आ जाना। विंग कहता है मैं देखता हूँ। फिर कॉफ़ी ख़त्म करते हैं दोनों। कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद वांग जी दिन में विंग को मिस्ड अप करना नहीं चाहता था क्योंकि भाई उसे बहुत सारे काम हैं जो उसका बिजनेसमैन डैडी जो ठहरा। वांग जी भी अपना काम करने के लिए निकल जाता है और विंग भी अपना काम करके, और जैसा कि उसे लास्ट मीटिंग ख़त्म करनी थी तो वो ख़त्म करके जब बाहर आता है, टाइम देखता और सोचता है कि चलो वांग जी ने कहा है तो मिल ही लिया जाए। उसे वांग जी का घर दिखा हुआ था ही, वो सीधे वहाँ आ जाता है। वांग जी को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि विंग सीधे उसके पैलेस आएगा। सुयांग को जब पता चलता है कहता है हाँ ब्रो हम सब जा रहे हैं, इंजॉय करो, हमें तुम्हारी वो आ आउ ई वाली साउंड नहीं सुननी। वांग जी बीच वाली उंगली दिखाते हुए विंग को पिक करने के लिए बाहर आता है और आते ही कहता है तुम यहाँ। विंग कहता है आना ही था। वांग जी विंग को अपने कंधे पे टांगता हुआ सीधे ऊपर लेके आता है, उसके दोनों हाथों को बांधते हुए उसके साथ वापस से हॉट नॉट करना स्टार्ट कर देता है। चलो हम आगे चलते हैं। तुम लोग भी बोलोगे यार दीदी यार क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो। उसके बाद फिर 3-4 दिन तक ना काम ऐसे ही नॉर्मली चल रहा होता है। वांग जी विंग से बात भी करता था, कभी टेक्स्ट मैसेज वगैरह भी कर देता था, कभी वांग जी खुद टपक जाता था कॉफ़ी पीने के बहाने से, तो कभी विंग वांग जी से मिलने के लिए उसके घर आ जाता था। तो नॉर्मली ना 4-5 दिन ऐसे वापस से बीत गए थे। टाइम था, रोज को वो बोलता है कि मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ। कॉफ़ी लाने के लिए रोज चली जाती है और उसके पास रखते हुए कहती सर अब मैं निकलती हूँ। विंग हाँ कर देता है और वो चला जाता है। विंग जो था वो जियांगचेंग नहीं था इसलिए काम बढ़ा हुआ था। वो अपने पापा को दवाई देने के बाद आके काम करना स्टार्ट कर चुका था। तो वो काम कर रहा होता है पर इस बात से अनजान कि पूरा ऑफिस खाली है तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वहीं पे एक शख्स आता है, विंग के माथे पे टन मारता है और उसे उसके मुंह पे टेप बांध करके हाथ बांध करके लेके चला जाता है। जब विंग की नींद खुलती है तो वहाँ पे जियांग चेंग व्हील चेयर पे बैठा हुआ था, वेंचिंग थी और उसके पापा थे और वो तीनों वहां पे बैठे हुए थे और विंग ना कर रहा होता है तो वेंचिंग उसके मुंह से चर वो टेप हटा देती है और कहती है उप्स आई एम सॉरी विंग, पर तुम्हें तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो हम नहीं लाते तो क्या होता। हाँ तो इतना सुना हुआ ही था। तो विंग कहता है तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था, तुम नहीं बचोगी अब। रंचिंग कहती ओ कौन मारेगा हमें। हाँ बताओ, वो तुम्हारे पीछे जो वो हमेशा खड़ा रहता है तुम्हारा सुगर डैडी, वो तुम खुद एक बिजनेसमैन हो तो तुमने सुगर डैडी क्यों बनाया है। हम सबसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए विंग। आई एम सॉरी इतना बोल करके और जो उसके पापा थे वो विंग को लाते हैं और फिश टैंक में उसका मुंडी घुसा देते हैं। बहुत बड़ा फिश टैंक था। विंग ना उपडुब कर रहा था। जियांगचेंग को ना अच्छा लग रहा था। जियांगचेंग उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है तुम्हारा वो सो कॉल जो बॉयफ्रेंड है उसने मेरी टांगे तोड़ दी, हाथ तोड़ दिया मेरा और मुझे अफाइज बना दिया, पर तुम्हें तो उसकी सजा मिलेगी ना। विंग विंग ऑलमोस्ट अपनी ना ब्रीद को खोने ही वाला था कि तभी वहां पे एक गन साउंड होता है और सब लोग उसे देखते हैं। वांग जी फटक से आते हैं, विंग को पहले संभालता है। विंग के मुंह में फिश चला गया था और वो हा कर रहा होता है। वांग जी उसके बैक में एक हाथ मारता है कस के और जो गया था पानी के साथ वो सब बाहर आ जाता है। विंग को वहां पे बिठाता है। वांग जी गुस्से में इतने ज्यादा था कि वो सीधे जियांगचेंग को फोरहेड के बीचों बीच शूट करता है और वेंचिंग को और उसके फादर को शोल्डर पे शूट करते हुए कहता सारे के सारे मर्डर चार्जेस खुद लो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलना हुआ ही था, उसके बाद कहता टॉवल लाओ। बेचारे सर्वेंट डर गए थे और टॉवल लेके आते हैं विंग के फोरहेड वगैरह को टच करके उसको साफ वाफ करके कहता विंग तुम ठीक हो। विंग की सांसें ना उखड़ रही थी। वो कहता है अच्छा ठीक है, इसकी पनिशमेंट तो इन्हें मिलेगी ना। गन शूट किया ही था, उसको पकड़ के लाता वापस से उसके फादर को उस पानी टैंक में फीस वाले में उसको गोद देता है और उसके पापा वहां पे छटपटा रहे होते हैं और ये दोनों तो ऑन द स्पॉट डेथ कर गए थे। उसके बाद उसको वहीं पे छोड़ करके और वांग जी विंग को गोद में उठा करके अपने घर लेके आता है। विंग कहता है उसे मारने की क्या जरूरत थी। हाँ वांग जी कहता है तुमने कहा था फर्स्ट टाइम छोड़ देने के लिए, पर सेकेंड टाइम कुछ करे तो मैंने बस वही किया है विंग, मैंने तुम्हारी बात ही तो फॉलो की है ना। विंग रोने लगता है और कहता है मेरी वजह से और कितनी जाने जाएंगी।
मैं नहीं चाहता ये सभी चीज़ें, मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहता। क्या शांतिपूर्वक मेरी लाइफ नहीं कट सकती है? वांग जी कहता है, तुम्हारी लाइफ में 2 दुश्मन और हैं, जब तक उनसे तुम्हें दूर ना कर दूँ, तुम्हारी लाइफ पीसफुल हो ही नहीं सकती। और मेरे रहते हुए तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि पूरे चाइना पे मैं रूल करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं। इतना बोल करके और वांग जी रिंग के बालों को साफ करता है, फिर उसे गोद में उठाकर अपने बेडरूम में लाता है और उसके कपड़े को रिमूव करना स्टार्ट कर देता है। रिंग देख पा रहा था कि वांग जी कितना ज़्यादा केयर कर रहा है उसकी, और वो कुछ नहीं बोलता और कहता है, तो क्या मुझे जो हार्म करेगा सबको मारते चलोगे? वांग जी कहता है, एक बार हाथ तो लगा के देखे कोई, कैसे छोड़ दूँ मैं उसे? मेरी जान को हाथ लगाएगा और मैं ऐसे देखता रहूँगा? बिल्कुल भी नहीं। और इतना बोल करके और वो उसे रेडी करने लगता है, उसे अपना शर्ट पहनाता है, फिर उसके पैंट्स को जैसे ही खोलने को होता है, विंग उसके फेस पे हाथ रखते हुए कहता है, मैं सरेंडर करता हूँ वांग जी। वांग जी कहता है, व्हाट डू यू मीन? विंग उसके लिप्स पे कैप्चर करता है, छोटा सा पिक किस करते हुए, छोड़ते हुए वो बेड पे जाके सीधा लेन हो जाता है। वांग जी समझ गया था कि आगे उसे अब क्या करना है। फिर वांग जी और विंग के बीच में फिर से हॉट नॉट होता है। अब हम चलते हैं आगे। अगले दिन विंग जब उठा हुआ था तो वो वांग जी को देख रहा था बहुत प्यार से, और कहता है, ना चाहते हुए भी तुम मुझे दिनों दिन इम्प्रेस्ड कर रहे हो। मैं हमेशा से सोच रहा था कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, जब मैं सभी चीज़ें से बदला ले लूँगा तो मैं तुम्हें भूल जाऊँगा, पर अब लगता नहीं है कि मैं तुम्हें भूल पाऊँगा। सच में तुम बहुत ज़्यादा प्रीसियस हो वांग जी, पर मेरी वजह से मर्डर मत करो। वांग जी सब कुछ सुन रहा था उसकी बात, तो बाकायदी कर, हम सुन रहे हैं भाई, सुन रहे हैं। उसके बाद वो उसके फोrehead पे किस करता है और वो वॉशरूम चला जाता है। वांग जी आईज ओपन करते ही कहता है, तुम्हें कोई टच करे, तुम्हें कोई हाथ लगाए और मैं देखता रहूं, हाँ, ऐसा तो मुझसे ना होगा विंग। तुम्हें छूने वाले हर हाथ को मैं काट दूंगा। और इतना बोल करके वो वापस से आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वो विंग को मोई मोई नहीं करना चाहता था। विंग वापस से रेडी होकर के आ जाता है और वांग जी को उठाते हुए कहता है, वांग जी उठो ना, मुझे ऑफिस जाना होगा। वांग जी उठ के बैठ जाता है और विंग को कमर से रैप करते हुए कहता है, मैं तो रोज चाहता हूँ कि मैं सो के उठूं और तुम्हारा दीदार करूं, कितना अच्छा है ना? विंग कह देता है, ठीक है, चलो भी। फिर वो जब नीचे आते हैं तो वांग जी विंग को जानबूझ करके सबको चिढ़ाने के लिए विंग को अपनी गोद में बैठाता। विंग कहता, ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता, सिट डाउन। विंग बीच में बैठा हुआ था, मतलब बांगजी बीच में बैठा हुआ था, उसके गोद में विंग था, दोनों तरफ लीना सिन्हा थी, वेंचाओ था और सुयंग था, सुसे था, बहुत सारे लोग थे वहां पे, और सब लोग मुंडी कराए हुए थे। तभी सुयंग कहता है, माना माना कि तुम्हारा भी पार्टनर तुम्हें मिल गया है, माना कि ये दोनों भी पार्टनर्स है, माना कि वेंचाओ के पास भी पार्टनर है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे जलाओ। वांग जी को इस तरह से बांग जी के साथ बात करते हुए देखकर विंग को अच्छा लग रहा था कि कोई तो है जो वांग जी को भी सुना रहा है। वांग जी वापस से बीच वाली उंगली दिखाते हुए कहता है, तो तुम अपने लिए पार्टनर ढूंढ क्यों नहीं लेते? स्वयं फोक पटकते हुए कहता है, क्या कहीं पे मिलता है एग्जीबिशन में? मुझे कोई बताएगा कि ढूंढ क्यों नहीं लेते, ढूंढ क्यों नहीं लेते? यार तुम्हें जिस तरह से प्यार हुआ, इसे जिस तरह से प्यार हुआ, उन लोगों को जैसे प्यार होता है मुझे भी तो होना चाहिए किसी से। मुझे होता ही नहीं है, होता नहीं है तो मैं ढूंढ के कहाँ से लाऊं? मेरा पता नहीं कहाँ छुप के बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हाँ, वो स्वर्ग में जाकर ही बैठा हुआ है और मुझे मरने के बाद ही मिलने वाला है। सच बता रहा हूँ मैं, मतलब मेरी आत्मा को ना परमात्मा से वो मिलाकर ही दम लेगा। उसकी बात सुन करके विंग हंसने लगता है, कहता है, नहीं नहीं, आपके लिए भी कोई होगा ही। स्वयं कहता है, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर हो सके तो आज ही मुझे मिल जाए, इससे अच्छा कि इससे पहले कि मेरी आत्मा परमात्मा से जाके मिल जाए। फिर सब लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। विंग को मुस्कुराता हुआ देखकर वांग जी को अच्छा लग रहा था, पर एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ में थोड़ी पता चलता है किसी को। और वो फिर लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर विंग वांग जी के ही कार से ऑफिस चला आता है और अपना काम करने लगता है। 2-3 दिन फिर से नॉर्मल था, सब अपना अपना काम कर रहे थे सभी चीजें। तभी यालिनी कहती है, मुझे कुछ काम है, मैं क्लब जा रही हूँ, और हाँ, शाम को आज 7 बजे मीटिंग है तो तुम चले जाना। तो विंग कह देता है, हाँ ठीक है, मैं चला जाऊंगा। इतना बोल करके और वो पापा के पास आता है जहाँ उसके पापा काम कर रहे थे। कहते, बेटा आज वाले मीटिंग का क्या हुआ? विंग कहता है, डैड मैं अभी बस जाने ही वाला हूँ। और वो उसको अपने पापा को वो दवाई देता है और कहता है, पापा घर जाने के बाद बस आप जाके सो जाइएगा, कुछ मत करिएगा, ठीक है ना? वो कह देता है, हाँ बेटा मैं चला जाऊंगा। और विंग ना पहले जब वो छोटा था तब तो वो फैमिली के साथ में रहता था, अभी भी जब उन लोगों के साथ उसको लड़ने का मूड होता है तो वो घर चला जाता है, नहीं तो नॉर्मली वो ऑफिस में ही रहता था और ऑफिस में ही सो जाता था अपने रूम में जा करके। ऊपर में उसने एक अपार्टमेंट बनाया हुआ था अपने लिए ऑफिस में ही, तो ज्यादातर वो ऑफिस में ही रहता था। अब विंग ना मीटिंग वाले जगह पे आता है तो देखता है कि पूरा जगह ना खाली है,
पूरा रेस्टोरेंट खाली था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। एक काउच पे ना वहाँ पे जिन जुस्वान बैठा हुआ था और याल्नी बैठी हुई थी। विंग आते हुए कहता है, बाकी सब लोग कहाँ हैं याल्नी, और तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, और तुम तो नहीं आने वाली थी ना। याल्नी कहती है, हम नहीं आने वाले थे। इतना बोलकर विंग को पकड़ के वो बिठा देती है। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो। तभी जिन जुस्वान आता है और आने के साथ ही उसके मुंह में ना ड्रिंक डालना स्टार्ट कर देता और कहता है, हम तुम्हें हेवन की सैर कराने वाले हैं, पर उसके लिए तुम्हें ये पीना पड़ेगा ना। और इतना बोल करके और उसको जबरदस्ती पिलाता। विंग कहता, छोड़ो मुझे, पर वहां पे दो बंदे और आ गए थे और विंग के हाथ को पकड़े हुए थे और टांग को भी, और जिन जुसान उसके मुंह में जबरदस्ती ड्रिंक करा रहा था। पहले तो वो बॉटल्स देता है, बॉटल नहीं ग्लास देता है। जब ग्लास से विंग नहीं लेता है, मुंह बंद कर देता है, तो जिन जुसान ना उसका मुंह कल्ला को ऐसे दबाते नहीं, ओ करके उसके मुंह में पूरा ना बॉटल से ठूस देता है और जबरदस्ती उसको पिला रहा होता है। विंग ने एकदम हालत उसका खराब हो गया था। इतना सारा ड्रिंक करने के बाद वो सबको धक्का देने की कोशिश कर रहा था हाथ छुड़ाने की, लेकिन नहीं छुड़ा पा रहा था। तभी वहां पे अचानक से वांगजी की एंट्री होती, क्योंकि वांगजी को हमेशा पता चल जाता था कि विंग कहाँ है, और जैसे ही लोकेशन गलत जगह ट्रैक होती थी तो वो हमेशा किसी ना किसी को भेजता था। तो जो उसके पीछे स्पाइकर लगाया हुआ था उसने उसे इत्तला कर दिया था कि सर यहाँ आए हैं पर यहाँ पे कोई भी नहीं है, और वांगजी अपना पॉडकास्ट खत्म करके ही लौट रहा था। वो गेट पे एंट्री लेने के साथ ही जब देखता है कि उसके मुंह में बॉटल से उरेले जा रहे हैं वांगजी, उसके हाथ कस गए थे। सुयांग, वेंचाओ सब डर गया था, क्योंकि वांगजी को बहुत तेज वाला गुस्सा आ रहा था। वांगजी टेबल पे रखा हुआ एक ग्लास बॉटल उठाता है, बॉटल उठाता सीधे जो हमारा जिन जुसान था उसके सर पे देके टन से मारता है, और मारने के साथ ही उसके गले पे एक कट मारते हुए उसे दूर करता और कहता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसके हाथ को पकड़ के अमेठ रहा था वो पूरी तरीके से, और बोल रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग को हाँ करने की। विंग उसको बोल रहा धीरे धीरे, प्लीज मत मारना, प्लीज वांगजी मत मारना। वांगजी कुछ नहीं सुन रहा। याली चीख पड़ती है। वांगजी सीधे उसके गले में वो कांच घुसा देता है, और देखते देखते यालनी वहां पे ऑन द स्पॉट मर गई थी। विंग चीखते हुए कहता है, यालनी। विंचाओ और सुयंग भी आकर के वांगजी को पकड़ते हैं, और विंग ना लड़खड़ाते हुए कहता है, वांगजी शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। पर वांगजी सुयांग को धक्का देता है, विंचा को धक्का देता है। लीना सिन्हा भी उसे मारने को आती है, लेकिन उसे भी वो बेहोश कर देता है, मतलब पीठ के साइड कर देता है, और वापस से उसको उठा करके दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़ मारते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे इसके साथ ये करने की। हाँ, वहां पे जितने बंदे थे उसको डर लग रहा था। वांगजी एक बोतल उठाता है, एक को मारता है, एक बोतल उठाता है, एक को मारता है। उसके बाद विंग को वहां से ले आता है वॉशरूम में खड़ा करने के बाद उसको पूरा मुंडी पे पानी चला देता है, सिर्फ मुंडी पे, कपड़े पे नहीं, और उसका नशा उतारने के लिए। और फिर वो उसे वॉशरूम में ही उल्टी करने के लिए बोलता है, पर विंग उल्टी नहीं कर रहा था और वो उसे अजीब लग रहा था। वांगजी विंग को बाहर लेके आता है और कार में बिठाते हुए कहता है, घर चलो। विंग कहता है, पर तुमने उसे मार डाला, वो दोनों मर गए ना। वांगजी कहता है, चलो विंग, मैंने कहा था ना कि तुम्हें हार्म करेगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसके फ्यूनरल में तुम्हें कल अवेलेबल होना होगा, सो चलो। इतना बोल करके वो बैठने के साथ ही सुयंग से कहता है, सारे मेस क्लियर करो और इन लोगों को भी हॉस्पिटल शिफ्ट करो। सुयंग अपने मन में कहता है, यार जब तू पीटता है उस वक्त तुझे याद नहीं रहता हम तुम्हारे दोस्त हैं ना कि दुश्मन। हाँ, इस मेरे हाथ को भी मरोड़ डाला रे बाबा रे बाबा। मुझे लगा था कि मेरा आज सो कॉल्ड सोलमेट मिलेगा, नहीं, मेरे तो हाथ टूट गए। हाँ, हम इसे हिला भी नहीं सकता। और वो बोल रहा होता है और कहता है, हाँ हम डॉक्टर ही बुलाएंगे या हॉस्पिटल ही पहुंचाएंगे, हमारा काम यही जो है। फिर वांगजी विंग को लेकर घर आता है, उसके कपड़े को फिर से रिमूव करते हुए, उसके सारे कपड़े को रिमूव करके अपना वाला शर्ट पहनाते हुए और उसे बिठाता है, और उसके लिए हैंगओवर वाला जो जूस आता है वो लाने के लिए चला जाता है नीचे। वो जब लेके आता है तो विंग को वॉमिट आ रहा था और वो वॉशरूम में जाके वाह 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 कर रहा होता है। वांगजी उसके बैग को सहलाते हुए उसे लेकर आता है और उसके सामने में रखते हुए कहता है, ये लो। विंग कह देता है, ये क्या है। वांगजी कह देता है, ये हैंगओवर सूप है विंग, इसे पियो, तुम्हें अच्छा लगेगा। इतना बोल करके और वो उसके बगल में बैठ जाता है। विंग उसे देखते हुए कहता है कि क्या मुझे, लेकिन तुम इतने ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हो। वांगजी कहता है, उसने तुम्हें छुआ छुआ तो छुआ, तुम्हारे मुंह में इतना ज्यादा लिक्विड डाला, क्यों, लिक्विड डालने की क्या जरूरत थी। उसे नहीं जरूरत थी विंग, मैंने पहले ही कहा है, तुम्हें हार्म करेगा, वो जिंदा नहीं बचेगा, सो जाओ, कुछ भी नहीं करने वाला हूं मैं तुम्हें। इतना बोल करके विंग को वो बेड पे सुला देता है
और अच्छे से टक कर देता और कहता है सो जा, मैं बाहर हूँ। वांग जी फिर नीचे आता है, वो वेट कर रहा था सबके आने का। लगभग ऑलमोस्ट 1.5 घंटे बाद जब वो लोग वापस आते हैं तो वांग जी कहता है, हे हाथ दिखाओ मुझे तो। सुयंग कहता है, मारने वक्त तो याद नहीं था। विंचा कहता है, यार एक बात बताओ, हम तुम्हारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं? कभी कभी हम लोगों को ऐसे क्यों पीट देते हो? वांग जी कहता है, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था क्योंकि मैंने विंग को डेंजर में देखा। तुम जानते हो ना, हमारी फैमिली में गग्गा और मेरे अलावा कोई नहीं है। तुम सब मेरे दोस्त हो, जिसे मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो मेरी जान है ना, तो मैं कैसे खो सकता हूँ? मैं डर जाता हूँ उसे लेकर के। विंचा कहता है, ओके ओके कोई ना। और फिर तीनों चड्डी बड्डी की तरह गले लगते हैं और कहते हैं, हम समझ सकते हैं यार, कोई ना, पर दर्द हो रहा है। अब मुझसे कोई काम मत करना तुम बोलने करने को। वांग जी कह देता है, हाँ ठीक है। फिर सबको कमरे में भेज करके, और वांग जी थोड़ा बुरा लग रहा था, वो सोफे पे ही पसर के सो जाता है। विंग सुबह में जब उसकी आंख खुलती है ना, अपने सामने में वांग जी को नहीं देख करके वो कहता है, क्या वो ऊपर नहीं आया था? फिर वो अच्छे से रेडी हो जाता है और पहले वाले कपड़े उसके प्रेस किए हुए थे उसके कबर्ड में, विंग उसमें से वो निकाल करके पहन लेता है। और वो जब रेडी होकर के नीचे आता है तो देखता है वांग जी सोफे पे सोया हो। वो सीधे जा रहा था, बट फिर वह वापस आता है और वांग जी के पास बैठ जाता है। वांग जी अपने हाथों को क्रॉस करके सोया हुआ था। विंग उसके नोच को स्लाइड करते हुए कहता है, सोते वक्त कितने मासूम लगते हो ना, पर तुम्हारा डाके नौरा लोगों को डराने नहीं, उसके प्राण हलक में भेजने के लिए काफी है। वांग जी इतना बोल करके और उसके फेस पे खेल रहा होता है। वांग जी फटक से विंग के कमर को पकड़कर अपने ऊपर लेते हुए कहता है, अगर तुम्हें मुझे देखकर जी भर गया हो तो मुझे किस करो मॉर्निंग वाली। विंग कहता है, क्या मतलब? वांग जी कहता है, मतलब ये कि मुझे मॉर्निंग किस करो। और इतना बोल करके उसे फ्लिप कर देता है। और विंग उसके आधे बॉडी ही थी, आधा नीचे था और वांग जी उसके ऊपर था और उसके लिप्स को कैप्चर कर रहा होता। विंग कहता, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, जाके मुंह धो। वांग जी कहता है, सो व्हाट, पर मैं तो किस करने वाला हूँ। लाइक कर रहा होता है, इधर उधर मुंडी घुमाते हैं। फिर वांग जी उसके ऊपर से हट जाता है और विंग कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है, बाय, बाद में मिलते हैं। विंग कहता है, बाद में मिलते हैं। इतना बोलकर विंग वहां से चला जाता है हंसते हुए। और वांग जी अपने लिप्स को देख रहा था अपने हाथ से टच करके, और अपने हाथ को कहता है, हाँ, अभी भी तुम्हें डाउट है मुझ पे? क्या तुम मेरे 100% नहीं हो सकते क्या विंग? फिर वो चला आता है वॉशरूम में और नहाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा विंग था वो मुस्कुराते हुए कार में आके बैठ जाता और कहता है, आज मैंने तुम्हें टीज किया, मुझे अच्छा लग रहा है, पर तुम्हें मुझे किस करना चाहिए था मेरे मना करने के बाद भी। वांग जी, मैं माफिया नहीं, मैं जेलिस हॉट माफिया। और इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए ऑफिस आ जाता है। फिर उसे याद आता है कि भाई उसकी बहन का फ्यूनरल भी तो है, और उसके होने वाले फ्यूचर जीजा जी का। एक मीटिंग अटेंड करने के बाद वो रोज के साथ व्हाइट लिली का बुके लेता है और वो फ्यूनरल में आता है। पहले तो वो बुके को वहां पे रखता है, रखने के बाद थोड़ी देर का 2 मिनट का मौन करने के बाद, उसके पापा और मम्मी दोनों थे, वो जैसे ही पापा के पास आता है उसकी मॉम उसे एक थप्पड़ खींच के लगाती है और कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम पनौती हो। मेरा बेटा पहले चला गया, फिर मेरी बेटी चली गई, अब तो तुम खुश हो ना अकेले? हाँ, अकेले खुश हो ना? विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने तो वांगना किया था ना वांग जी को नहीं मारने के लिए, पर वांग जी तो माफिया है, वो किसी का सुनेगा थोड़ी, वो तो मारेगा ही ना। विंग कहता है, आंट, मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए, पर गलती यालिनी की थी। यालिनी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, उसके अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर। उसकी मोम उसे वापस एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है, तो क्या हो गया, तुम मर तो नहीं जाते ना? हाँ बोलो, सबको मारकर तुम्हें क्या मिल रहा है, क्या मिल जाएगा तुम्हें? उसके पापा उसे कहते हैं, यू बस करो विंग, जाओ यहाँ से बेटा। यू कहती है, जाने दो, मैं इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जियांग फिमियांग कहते हैं, तुम उसे जाने दो, मैंने कहा। फिर विंग उसको ग्रीट करते वहां से चले जाता है। उसके पापा ना चेस्ट पकड़ के बैठे हुए थे और कहते हैं, लगता नहीं है कि मैं भी बचूंगा अब, क्योंकि तुम सब मिल करके तो मुझे मारना ही चाहती थी ना, पर कर्मा रिपीट हुआ और तुम्हें तुम्हारे बच्चे तुमसे छिन गए। मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, यू उसे संभाल कर रखना। और इतना बोलते उसके पापा आ जैसे ही जियांग यू चिल्लाती है, विंग वापस से दौड़कर भागकर आता है उनके पास और कहता है, पापा पापा। और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कराया जाता है। एक के बाद विंग को एक शॉक्ड लग रहे थे। उसे जियांग सिंह के फिर या यानली के जाने का दुख नहीं था, बट अगर उसके पापा चले गए तो सच में विंग सैड हो जाएगा, उदास हो जाएगा। वो क्या करेगा? ये प्रॉपर्टी, ये सभी चीजें किस काम की है जब उसके पापा उसके पास नहीं है? उनके पापा ने ही उसे फाइट बैक करना सिखाया था। जब भी उसकी मॉम उसे बुली करती थी बचपन में, उसे
टॉर्चर करते थे, पैसे देते थे पापा, पर नहीं जांगचिंग छीन लेता था। तब उसके पापा ने ही विंग को फाइट बैक करना सिखाया था, इन सब से लड़ना सिखाया था। और आज जब उसके पापा ही नहीं रहेंगे तो उसे क्या मिलेगा? विंग बाहर में बैठा हुआ सोच रहा था कि कैसे जब वो स्कूल से आता था तो उसकी आंट उसे सबके कपड़े धोने बोलती थी। जो खाना बचा रहता था पहले वो अपने दोनों बच्चों को देती थी, फिर विंग को देती थी। विंग तो बस जैसे तैसे करके उस समय की लाइफ को वो काट रहा था। पर एक दिन उसके पापा ने ही जंगियों पे एक थप्पड़ लगाते हुए विंग से कहा था कि आज से अपनी चीज़ों के लिए खुद लड़ना सीखो, तब तक जब तक कि तुम्हें वो मिल ना जाए, क्योंकि ये दुनिया बहुत ज़्यादा स्वार्थी है और तुम्हें बस वही देगा, तुम उस लायक ना बन जाओ विंग। पर पापा की बात सोच करके जो हमारा कह सकते हैं कि विंग बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। वांग जी को भी पता चल गया था कि उसके पापा हॉस्पिटल में है और विंग बहुत ज़्यादा सैड है। वांग जी भी अपना काम खत्म करने के बाद विंग के पास आता है और उसके बगल में बैठ जाता है, बिना कुछ बोले बस वो चुपचाप बैठा हुआ था। और वो उसे कहता है, क्या तुम पानी पियोगे? विंग कहता है, वांग जी, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था ना, तब स्कूल में ना जांगचिंग कुछ बच्चों के साथ मिलकर ना मेरा बुली करते थे मुझे। कभी मेरे मुंह में पानी डाल देना, गला दबा देना, मेरे सर पे पानी डाल देना, मेरे नोटबुक्स फाड़ डालना। तो मेरा मन करता था कि मैं मर जाऊं। मैं हमेशा सोचता था कि क्या मेरे लाइफ में कोई ऐसा शख्स आएगा जो मेरी मदद करेगा, कोई तो होगा जो मुझे इस सब से बाहर निकालेगा। घर आने के बाद मॉम मुझे थप्पड़ लगाती थी, मेरी बहन मेरे पॉकेट मनी ले लेती थी, मेरे भाई मुझे जलील करता था, मेरे कपड़े लेके फाड़ डालता था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक दिन पापा मेरे पास आके बोले, तुम्हारी मॉम, उसे मैं बहुत चाहता था पर तुम्हारी सेकेंड मॉम आई मीन की जियांगयू की वजह से कभी उसे कह नहीं पाया। तुम्हारी मॉम को मारने वाली भी तुम्हारी मॉम ही है, आई मीन की जियांगयू, और तुम भी इस तरह से तड़प के मर जाओगे। उसकी आखिरी निशानी हो तुम विंग। मैं तुम्हें खो नहीं सकता था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया जिल्लत भरी जिंदगी देने के लिए। उठो, लड़ो, अपने अधिकार के लिए लड़ो, तब तक लड़ो जब तक कि तुम्हें वो मिल नहीं जाता। अगर तुम्हें मुझे गलत साबित करके वो खुशी मिल जाती है या फिर उन लोगों को, तो वो भी करो, पर अपने अधिकार के लिए लड़ो। विंग ये सारी बातें वांग जी को बता रहा था। वांग जी उसके बैग को रब करते हुए कहता है, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि अपने लिए, अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ता है। हमारा साथ देने के लिए कोई नहीं आता विंग, कोई भी नहीं। हमें दो ही रास्ते अपनाने पड़ते हैं, या तो अच्छाई का या फिर बुराई का। अगर अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए हमें हक मिलता भी है तो हमें अंदर से तोड़ दिए जाते हैं, और अगर बुराई के रास्ते पे चलो तो हम अकेला हो जाते हैं। पर चुनना तो हमें होता ही है। मुझे खुशी है कि मैं उस विंग से नहीं मिला जो कि कमजोर था। मुझे खुशी है कि मैं इस विंग से मिला हूँ जो कि मेंटली और फिजिकली दोनों स्ट्रांग है। विंग कहता है, मुझे इस बात का बुरा नहीं है कि जियांगचेंग के साथ में, रियालनी के साथ में क्या हुआ, बट अगर मेरे पापा को कुछ हो जाता है तो मैं क्या करूँगा? क्या करूँगा ये धन दौलत, ये बिजनेस, ये सब कुछ लेकर के? वांग जी कहता है, एक के चले जाने के बाद जिंदगी नहीं रुक जाती है। मेरे लिए जीना विंग, क्या मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता? कुछ भी नहीं हूँ। मुझे आंसर करो विंग। अगर आज तुमने मुझे आंसर नहीं किया तो मैं दोबारा तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आऊँगा। विंग वांग जी को बस देख रहा होता है। 5 मिनट के पिन ड्रॉप साइलेंस के बाद भी जब विंग आंसर नहीं करता, वांग जी अपने सारे पलटन के साथ में वहां से चला जाता है। बाहर जा रहा होता है वो। विंग पहले वो उठता है, अपने पापा को देखता है जो कि आईसीयू में थे, और वो जाते हुए वांग जी को देख रहा होता है और कहता है, क्या करूँ पापा मैं, क्या करूँ मैं? ये शख्स हर बार इसने मेरी मदद की है, ये जानते हुए भी कि वो अंधेरी दुनिया का बेताज बादशाह है, ये जानते हुए भी कि उसमें बुराई ही बुराई है बट अच्छाई भी है, ये जानते हुए भी कि हमारे बीच एक बस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इन सभी चीज़ों में वो मेरी मदद करेगा, बदले में मुझे अपने आप को उसे सौंपना है। पर न जाने क्यों उसके पास सेफ और सिक्योर फील करता हूँ पापा। क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं? इतना बोल करके वो अपने पापा को देखता है। फिर न जाने क्यों विंग के दिल में एक कसक उठती है और वो भागता है। वांग जी ऑलमोस्ट अपनी कार में बैठने ही वाला था कि विंग चिल्लाते हुए कहता है, लान वांग जी। सारे लोग रुक गए थे। विंग हांफते हुए आया हुआ था। वो फिर से खड़ा होता है क्योंकि वो घुटनों पे था, और भागते हुए आता है और वांग जी के गले लग जाता है। कहता है, मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ कि मेरा दिल तुम्हें चाहने लगा है। मैं समझ गया हूँ कि मैं तुम्हारे पास सेफ और सिक्योर हूँ। मैं समझ गया हूँ कि मेरे पापा के बाद
तुम उनकी जगह ले चुके हो, मुझे बचाने के लिए, मुझे सेफ और सिक्योर करने के लिए। बट मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अपने लिए स्टैंड ले सकता हूँ। वांग जी विंग के बालों को सहलाते हुए कहता है, आई नो कि मेरा विंग बहुत ब्रेव है, पर उसे भी तो सहारे की ज़रूरत है ना। तो क्या तुम सच में मुझे चाहने लगे हो? विंग कहता है, पता नहीं, पर तुम्हारे दूर जाने के नाम से मुझे डर लग रहा है, ऐसे जैसे कि कुछ छूट रहा है, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। वांग जी हंसते हुए कहता है, शायद इसी को प्यार कहते हैं, वैसे मुझे भी नहीं पता, पर तुम्हारा साथ होना काफ़ी है मेरे लिए विंग। विंग कहता है, मैं भी शायद, हाँ। इतना बोल करके वापस से विंग और वांग जी एक दूसरे के लिप्स को कैप्चर करते हैं, और फिर वांग जी विंग को कंसोल करते हुए कहता है, आई थिंक से तुम्हें अपने पापा के पास होना चाहिए, मेरे पास एक काम है, मैं बस उसे खत्म करके ही आ रहा हूँ, ठीक है ना। विंग हाँ कर देता है और उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। फिर विंग हॉस्पिटल आ जाता है। आने के बाद वो बाहर बैठा हुआ था जब तक उसके पापा को होश नहीं आ जाता। उसके पापा को ऑलमोस्ट एक दिन बाद होश आता है। विंग अपने पापा के पास जाता है और उससे कहता है, आप ठीक तो हो ना? उसके पापा कहते हैं, क्यों बचाया मुझे? हाँ। विंग कहता है, जियांगचिंग चला गया, यानली चली गई, मॉम बहुत बुरी है, मैं मानता हूँ, बट आप तो मेरे लिए जिंदा रहो पापा प्लीज। उसके पापा कहते हैं, कहीं ना कहीं इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ विंग, तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो सब। वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, बट फिर भी मैं मैं आपको खोना नहीं चाहता पापा। तभी वहाँ पे जियांगियो आती है और विंग को एक थप्पड़ वापस से खींच के लगाती है और कहती है, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ इस जगह से, मेरे बेटा और बेटी को तो खा ही गए हो, अब मेरे हस्बैंड के साथ भी यही करो। विंग भी चुपचाप वहां से निकल जाता है। जियांगियो अपने हस्बैंड को देख रही होती है और कहती है, मेरे बेटे के वक्त से तुम्हारे मुंह से कुछ भी नहीं निकला, इस बेटे के लिए तुम्हारे दिल में बहुत जगह है। जियांग फिमियांग कहते हैं, तुम्हारे कर्मों की सजा उन्हें मिली है, तुम जो लोभ में अंधी हो गई थी उनकी सजा तुम्हारे दोनों बच्चों को मिली है, इतना याद रखना तुम। इतना बोल करके वो दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं। जियांगियो को भी समझ में आ रहा था कि हाँ, उनकी नफरत की वजह से ही उनके बच्चों के साथ ये हाल हुआ है, पर वो विंग को खुश नहीं देखना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ विंग न चाहते हुए भी वो चुपचाप से वांग जी के घर के पास चला आता है। ऑलमोस्ट शाम हो चुका था। जब लीना सीना उसे देखती है तो कहती है, सर आप यहाँ? वो कहता है, वांग जी है क्या?" वो उसे अंदर लेके आती है। वांग जी आते हुए कहता है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, मेरे साथ आसमान में तारे देखने चलोगे? वांग जी कहता है, हाँ। फिर वांग जी विंग को लेकर के गार्डन एरिया में आता है और वो दोनों पानी के अंदर पैर डाल करके बैठ जाते हैं और ऊपर आसमान में देख रहे होते हैं। विंग कहता है, कितने खूबसूरत आसमान है ना, वो वहाँ देखो, वहाँ पे मेरी मॉम है, जब मैं मर जाऊंगा तो क्या मैं वहाँ चला जाऊंगा? वांग जी कहता है, विंग ये क्या बोल रहे हो? विंग कहता है, मेरी आंट कहती है मैं बहुत ज़्यादा मनहूस हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए भी हूँ? वांग जी कहता है, नहीं। इतना बोल करके और वो विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है। विंग वांग जी के हाथ को लेता और कहता है, जब तुमने कहा कि मैं तुम्हारा हूँ तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे? वांग जी कह देता है, हाँ, हमेशा, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हर अच्छे बुरे वक्त में। और वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आसमान में तारों को देख रहे होते हैं। विंग बहुत ज्यादा उदास था, इसलिए अपना सर उसके शोल्डर पे रख देता और कहता है, सच में मुझे नहीं लगा था कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा भी शख्स आएगा। वांग जी कहता है, लगना भी चाहिए। इतना बोल करके और वो जो था वो विंग को कंसोल कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ याली बोले और जियांग यू वो मन बना चुकी थी कि वो किसी भी तरीके से वो विंग को इन सब से दूर करके ही रहेगी, इसलिए वो अपने स्टेप ब्रदर को बुलाती है जिसका नाम साओ सिनचेंग था। साओ सिनचेंग को बुला करके कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम विंग से शादी करो और सारी की प्रॉपर्टी अपने नाम कर लो, और जो भी प्रॉब्लम होगा वो घर के घर में ही रह जाएंगे। साओ सिंचन तो एक पल के लिए कह देता है, नहीं ये गलत है, बट फिर वो अपनी बहन की बात मान करके हाँ कर देता है और कहता है, ठीक है मैं मान जाता हूँ। इतना बोल करके और वो विंग से मिलने के लिए ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस आने के वक्त वो विंग से सीधे टकराता है और विंग उसे पहली बार देखता है। जहाँ पे वो जब टकराता है तो विंग कहता है, एक्सक्यूज मी। साओ सिंचिंग कहता है, एक्सक्यूज मी टू, मैं तुम्हारा रिलेटिव्स लगूंगा और वैसे भी मैं तुम्हारे अंकल लगूंगा। इतना बोलना हुआ ही था तो कहता हाँ। फिर वो बता देता है कि वो उसकी मॉम का
भाई है। पर यहाँ पे जो साओ सिंजेंग था वो विंग के साथ ज़्यादा फ्रेंडली होके बात कर रहा था, तो विंग उसे अंदर लेके आता है और बोल सकते हैं सिटिंग एरियाज वाली जगह पे, वहाँ पे उसे बिठा करके उससे बात कर रहा होता है। स्पाइकर विंग के पीछे लगा हुआ था वांग जी ने, वो उसको बता देता है वांग जी को कि हाँ भाई हाँ तुम्हारा लटका लट लट कर रहा है, और पिक्चर भी क्लिक करके भेज देता है। भाई साहब वांग जी की जेलसी ओवरलोड हो रही थी, और वो दांत पीसते हुए सारे पिक्चर्स को ना ममोड़ चमोड़ के फेंक देता है और कहता है कल रात को हम बाहर स्विमिंग पूल वाले एरिया में बैठ कर आसमान में तारे गिन रहे थे और तारे देख रहे थे, और दिन में तुम किसी और तारे के साथ घूम रहे हो, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब वांग जी के फेस पे ना जेलेसी फुल टू ओवरलोड हुई पड़ी हुई थी। वही विंग कहता है कि आप बहुत अच्छे हैं, तो वो कहता है हाँ मैं अपनी बहन की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बस तुमसे मिलने आया था और कुछ नहीं, वैसे मैं आज शाम को फ्री हूँ, तो क्या हम बैडमिंटन खेलने चले। विंग को भी प्ले से बहुत प्यार था, तो वो बोल देता है कि हाँ मैं भी चलूंगा। इतना बोल करके वो काम करने लगता है। शाम के टाइम में वो दोनों ड्रेस चेंज करके अब बैडमिंटन प्ले यार्ड में चले जाते हैं, जहाँ पे वो भी आई मीन की साओ सिंचेंग ने भी ड्रेस चेंज कर लिया हुआ था और विंग ने भी चेंज कर लिया हुआ था। तो वो जब दोनों बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, तो वहां से बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करके वांग जी को सेंड करा जा रहा था। वांग जी भी उस पिक्चर्स को देख रहा था, दांत पीस रहा होता है। सुयंग कहता है बेबी एक सेकेंड, और इतना बोलकर उसका फोन लेकर कहता है ये शख्स काफी ज्यादा क्यूट है। हाँ जी कहता है क्यूट है तो पटाख क्यों नहीं लेते ताकि मेरे आइटम को छोड़ दे। तो सोयंग कहता है बस इतनी सी बात ब्रो, मुझे बोल के दे देखो, मैं इसको ऊपर से नीचे तक पटा लूंगा। इतना बोलना हुआ ही था तो वांग जी कहता है जो भी करना है करो, पर इसे विंग से दूर करो। कहता है हाँ मैं समझ गया, चल कुकरा बस करो, भुना हुआ भुट्टा बन रहा है तुम फूट जाओगे कार्ड में। फिर वो लोग वहां पे आते हैं जहाँ पे ये दोनों बैठ के ड्रिंक ड्रिंक कर रहे होते हैं। ड्रिंक करते वक्त अब पसीना बहुत ज्यादा आता है, स्वेटिंग करते हैं, मतलब बैडमिंटन खेलते तो स्वेटिंग बहुत आती है, तो पसीना भी पोंछ रहे थे, ड्रिंक्स भी कर रहे थे। तो हमारा विंग ना उठ करके, और वो जो बैडमिंटन था वो यार्ड में डालने के लिए जैसे ही जाने को होता है, तो जो साउथ सिंचिंग था वो टांग पसार के बैठा हुआ था। भाई साहब उसके पैर से वो ऐसे लड़खड़ा नहीं जाते, तो वैसे वो लड़खड़ाता है और सीधे साउथ सिंचिंग उसको बचाने के चक्कर में लेके गिर जाता है। साउथ इंडिया के ऊपर विंग लेटा पड़ा हुआ था, और वांग जी एंड द स्पॉट उसी वक्त पहुंचता है देखने का, लाइक विंग हटो उसके ऊपर से, बे लाइक विंग, उसने देखा ही नहीं। वांग जी सीधे आता है और आने के साथ ही विंग को तो सबसे पहले उसको खींच के उठाता है, उसके हाथ में बॉटल था पानी वाला, वो लेता है और उसको ऊपर से नीचे तक पूरा डाल देता है। और साउथ इंडियन उसको हाँ करके देख रहा है और उसके हाथों को धोते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ इसके करीब जाने की। वांग जी दांत पीस रहा होता है, विंग कहता मेरी बात तो सुनो, ये वो तभी सोयंग आता है और कहता हे क्यूटी तुम बहुत क्यूट हो। अब यहाँ पे साउथ सिंचिंग ना सोयंग को भी घूर घूर कर देख रहा है, बट उसको तो टास्क दिया था कि विंग को इम्प्रेस करो एंड देन शादी करो भाई, इसलिए कहता है हेलो बट ये कौन है। वांग जी विंग को पीछे करता और कहता है मैं इसका होने वाला हस्बैंड हूँ। और रही बात प्रूफ की, तो अपना हाथ दिखाता है जिसमें उसने रिंग पहना हुआ था, कहता है ये रिंग मुझे विंग ने पहनाई है, तो मैं ऑलरेडी इसका हस्बैंड बन चुका हूँ। हमारी शादी अभी नहीं हुई है वो अलग बात है, इसलिए दूर रहो इसे। वो उसके पैरों तले जमीन खसक गया था, कहता है वैसे आप है कौन, आपकी तारीफ। वांग जी कहता है कुछ भी नहीं, पर इससे दूर रहो, और इतना बोल करके उसको वो मतलब घूर रहा होता है। साउथ सिंजिंग वो भी ढूंढ कर कहता है मैं नहीं रह सकता, एक तो मैं उसका अंकल हूँ, दूसरी बात वो कि मैं यहाँ आया हूँ उससे शादी करने के लिए। विंग कहता व्हाट, तो स्वयं कहता है कोई बात नहीं, ये मेरे बॉस से ऑलरेडी शादी कर चुका है, मैं सिंगल हूँ, मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ। जिंग तो सोयांग को भाव भी नहीं दे रहा था, बट वो फिर से बोलता है मैंने कहा कि मैं यहाँ आया ही इसीलिए हूँ क्योंकि मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ। वांग जी एक मोकिंग वाली स्माइल करता और कहता है सोयांग हैंडल करो इसे, और इतना बोल करके वो विंग को वहां से खींचता हुआ लेके जाता है, हमारा जला भुना हुआ भुट्टा, और वहां से जाने के बाद सीधे कार के डोर पे उसे फेंकता और कहता है व्हाट, क्या तुम्हें भी उससे शादी करनी है। विंग कहता है हे मुझे नहीं पता था कि अंकल के ऐसे इरादे हैं, अब जब मुझे पता चल गया है तो मैं दूर रहूंगा ना। वांग जी कहता है अपनी तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए मेरे में कोई कमी है क्या, बताओ मुझे, मुझ में कोई कमी है क्या। विंग कहता है नहीं तो फिर तुम्हें उसमें बड़ा दिलचस्पी आ रहा है क्यों। हाँ उसने तुम्हें बुलाया बैडमिंटन खेलने के लिए और तुम चले भी हैं। तो वांग जी कहता है, विंग कहता है ओ तो तुम्हें जलन हो रही है, ओ माय गॉड मुझे पता ही नहीं था, आई एम सॉरी। इतना बोलकर लिप पे पिक किस करता है एंड देन उसे पाउटी होकर देख रहा था। वांग जी कहता है इससे काम नहीं चलेगा, कार में बैठो। इतना बोल करके और उसे
घर लेके आता है। वहाँ पे विंग उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उससे शादी ही नहीं कर सकता, वैसे भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं और नहीं चाहते हुए भी तुमसे ही शादी होगी मेरी, और वैसे भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ना कि अंकल को। अब वांगजी माने तो माने कैसे, विंग को गोद में बिठाते हुए कहता है, याद रखना इस बात को कि तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, किसी और के नहीं हो। इतना बोल करके और वो उसे स्नीफ कर रहा होता है। विंग भी उसे कंसोल करता है, जैसे तैसे उसके गुस्से को शांत करता है। 2 दिन बाद फिर से साउथ इंडियन ऑफिस में आता और कहता है, हे मैं शाम को हम सब दोस्त, मतलब मैं बहुत सालों बाद यहाँ वापस लौटा हूँ, तो डिनर पे चल रहे हैं, क्या तुम चलना चाहोगे? विंग कहता है, नहीं मैं बहुत बिजी हूँ। साउथ इंडियन कहता है, ओके मैं समझ गया कि तुम बहुत बिजी हो, और मैं ये भी समझ गया कि तुम्हारे सो कॉल हस्बैंड तुम्हें कहीं जाने नहीं देगा मेरे, बट हम सिर्फ डिनर डेट पे जा रहे हैं, प्लीज चल सकते हैं क्या? प्लीज 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 प्लीज। ना चाहते हुए भी विंग इतना प्लीज सुनता है, क्योंकि साउथ इंडियन ने उसके साथ कभी बदतमीजी से बात की ही नहीं थी, अच्छे से ट्रीट कर रहा था, तो वो भी हाँ बोल देता है। फिर वो लोग डिनर के लिए निकल जाते हैं। अब वो जो स्पाइकर था विंग के पीछे लगा, वो वापस से बोल देता है कि सर ये लोग खाना खाने आए हैं। वांग जी भी अपना किसी को कूट रहा था पंचिंग बैग बना करके, कूट पीट लेने के बाद वो भी रेडी होने चला जाता है कि हाँ मैं भी जाऊंगा उसको देखने के लिए। इधर साउथ इंडियन सभी दोस्तों को से मिलता है, विंग को भी इंट्रो कराता है, और उसके बाद वो सब खाना पीना शुरू कर देते हैं। खाना वाना तक तो ठीक था, पीने के बाद साउथ इंडियन थोड़ा ओवर एक्साइटेड होते हुए सबको बोल देता है विंग को खड़ा करते हुए, ये मेरा फ्यूचर हस्बैंड होने वाला है और मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ, और अब जब तक मेरी शादी इससे नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और मैं बहुत जल्द मिलीनियर बनने वाला हूँ, क्योंकि विंग से शादी करता था वो मिलीनियर बन ही जाता। विंग कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं अंकल?" उससे पहले कि साउथ इंडियन कुछ कहता कहता नहीं है, सीधे एक्शन के साथ में विंग को गले लगा लेता है। फिर अपने कोट को उतार करके, हालांकि विंग ने कोट वेयर करा हुआ है, उसके ऊपर डालते हुए कहता, विंग तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम इतने मासूम और क्यूट क्यों हो? विंग कहता, हे मैं मासूम और क्यूट नहीं हूँ, और ये क्या है? वो उठने को होता है कि साउथ इंडियन फिर से उसे बिठाकर गले से चिपक जाता और कहता है, तुम्हें पता है ना तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, और मैं तुमसे शादी किए बगैर रह नहीं सकता। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ विंग। इतना बोलकर उसके ऊपर ना वो बोले जा रहा है बोले जा रहा है। वांग जी बी लाइक, अच्छा तो यहाँ पे ये चल रहा है, हमारे पीठ पीछे ये गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं। वांग जी इसको घूर कर देखता है, अब वो जस्ट आया ही था, वो सीधे आओ ना देखा ताऊ वो जाता है, साउथ इंडियन को दूर करता है, विंग के हाथ को खींच करके उसको ले जाने लगता है। विंग कहता है, वांग जी मेरी बात सुनो प्लीज। वांग जी नहीं, कुछ नहीं सुनने के मूड में था, वो बस उसको खींच खांच के लेके जा रहा है। साउथ इंडियन कहता है, हे मेरे होने वाले ब्राइड को कहाँ लेके जा रहे हो तुम? विंग उसके मतलब हाथ को खींचते हुए कहता है, मेरी बात तो सुनो प्लीज वांग जी, मेरी बात सुनो। पर वांग जी कुछ नहीं सुन रहा था। वांग जी उसकी कार्ड ओपन करता है, उसमें बैठता है और वो बैठ जाता है। फिर वो सोयांग को कहता है, सोयांग उसके साथ तुम जो चाहे वो कर सकते हो। सोयांग कहता है, ओके बॉस, और वो उतर जाता है, और वो जाता है साउथ इंडियन को किडनैप करता है, देन अपने अपार्टमेंट लेके वो भी चला जाता है उसका क्रियाक्रम करने के लिए। अब इधर वांग जी विंग को लेकर के बेडरूम में फेंकता है, फेंकने के साथ ही अपने कपड़ों को उतारता है। हालांकि आज उसने बहुत को पीटा था, तो वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। आने के साथ ही विंग के पैर को खींचते हुए उसके अपने करीब करके दोनों उसके फेस को होल्ड करते हुए कहता है, अच्छा मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, हर बार हर बार ऐसे करना जरूरी है? क्या तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें लेकर कितना पॉजिटिव हूँ, फिर ऐसी हरकतें क्यों करते हो विंग? यू नो व्हाट, यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा जलन होता है, मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मुझे बहुत जेलसी होती है जब तुम किसी और के करीब होते हो, जब तुम उसे टच करते हो, उससे फेस टू फेस बातें करते हो। क्यों करते हो तुम? विंग कहता है, वांग जी प्लीज, मुझे नहीं पता था कि अंकल ऐसा कुछ करेंगे। वांग जी कहता है, आज के बाद तुम्हारे सो कॉल अंकल कुछ करने के लायक ही नहीं बचेगा। विंग कहता है, अब उसके साथ क्या करने वाले हो? वांग जी कहता है, मैं नहीं, स्वयं करेगा, मैं तो तुम्हारे साथ करूंगा, और तुम मना नहीं कर सकते। इतना बोल करके वांग जी विंग को सीधे बेड पे पुश करता है, बैक की तरफ मोड़ता है और कहता है, मुझे देखना मत, वरना तुम मुझे झेल नहीं पाओगे विंग। और इतना बोलकर उसके पैंट्स को ओपन करके और बैक की तरफ से उसे हिट करना पुश करना स्टार्ट कर देता है। विंग को पता था कि वांग जी बहुत गुस्से में है, इसलिए वो कुछ नहीं कहता है। फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने के बाद वांग जी का जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तो विंग कहता है, क्या मैं अब घूम सकता हूँ?
वांग जी उसके ऊपर से हट जाता है और विंग उसकी तरफ मुड़ते हुए उसके फेस को होल्ड करता और कहता है, आई नो कि तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, आई नो कि तुम मुझे लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, पर ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ वांग जी। अभी भी मुझे बहुत पेन हो रहा है क्योंकि तुमने बिना मर्सी दिखाए मेरे साथ, बट फिर भी देखो स्टिल मैं तुम्हारे बाहों में हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत लाइक करते हो, है ना। विंग की बात सुनकर वांग जी थोड़ा सैंटी होते हुए कहता है, मेरी लाइफ में कोई नहीं है तुम्हारे अलावा और मैं तुम्हें खो के नहीं जी सकता। विंग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें हर्ट किया। वांग जी विंग को गले लगा लेता और कहता है, मुझे प्रॉमिस करो कि मेरे साथ ऐसे ही रहोगे। विंग कह देता है कि हाँ आई प्रॉमिस कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही रहूंगा, बट प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम किसी को हार्म नहीं करोगे। वांग जी कहता है, वो तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता क्योंकि मैं माफिया हूँ और मैं बहुत सारे काम करता हूँ जो मुझे नहीं करने चाहिए, बट मैं एक गुड पर्सन भी हूँ विंग। विंग कहता है, मुझे पता है कितने गुड हो। फिर वो वापस से उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए उसके साथ वो इंटीमेट होना स्टार्ट हो जाता है। पूरे 3 दिन बाद जो हमारा सोयंग था वो वेंचाओ को पूरा चटनी बना चुका था, उसके साथ दिन रात वो सभी थिंग्स कर रहा था बिना उसके ऊपर बिना रहम किए हुए, और वो अब किसी हालत में नहीं था। वांग जी से वो मिलने आता है तो वो स्माइल कर रहा था। वांग जी कहता, क्या हुआ। वांग जी की बात सुनकर सोयंग कहता है, मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है, बट अफसोस मुझे आज डॉक्टर बुलाना पड़ा और उसे दिखाना पड़ा, उसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, वो झेल नहीं पाया ज़्यादा मुझे। वांग जी कहता है, अगर आइंदा वो मुझे दोबारा दिखा तो मैं उसे मार डालूंगा। स्वयं कहता है, ट्रस्ट मी ब्रो, मैं उसे कभी उसके सामने आने ही नहीं दूंगा और अब वो मेरे साथ रहेगा। इतना बोल करके और वो स्मैक कर देता है तरफ जियांग की। उसका सारा पलड़ा भारी पड़ चुका था अपने ही ऊपर। उसने बेटा खो दिया, बेटी खो दी, हस्बैंड भी उसके हाथ से निकल ही चुका था ऑलमोस्ट, और उसने अपने भाई को बुलाया था विंग को तहस नहस करने के लिए, तो अब उसका भाई भी उसे नहीं मिल रहा था। वो दांत पीसते हुए कहती है, विंग मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इतना बोलना हुआ ही था कि विंग जो कि घर आ रहा होता है अपने पापा से मिलने के लिए, क्योंकि उसके पापा को डिस्चार्ज करा के घर ले आया गया था। उसकी मॉम चाकू निकालती है फ्रूट बास्केट से और सीधे विंग को उसके ऊपर हमला कर देती है। विंग उस चाकू से पकड़ लेता है और उसके हाथ में पूरा कट लग गया था, और उसके बाद उसको कहता है, आप क्या चाहती हैं, हाँ कि मैं जान दे दूं। तो ऐसा कभी नहीं होगा, आपने मुझे बहुत प्रताड़ित किया है, पर हर बार मैं खुद को सहते हुए आया हूँ, पर अब नहीं। मैं यहाँ बस पापा से देखने आया था, पर लगता नहीं कि आप ऐसे मानेंगी, आपको जेल की हवा खिलानी ही पड़ेगी, नहीं तो आपको मेंटल असाइलम भेजना पड़ा। इतना बोल करके और जो विंग था वो कॉल कर देता है मेंटल असाइलम वालों को और कहता है कि यहाँ पे एक पागल औरत है, उसे लेके जाइए। फिर वो डॉक्टर को बुलाता है और अपने हाथ में बैंडेजेस करवाता है। वो करवाने के बाद अपनी मॉम को मेंटल असाइलम भेजने के बाद अपने पापा के पास वो आता है। उसके पापा के मुंह में ना ऑक्सीजन लगा हुआ था, उसके पास बैठ जाता है। जंग फेमियांग उसे कहते हैं, क्या हुआ विंग। धीरे धीरे विंग सारी बात बता देता है। उसके पापा के आंखों से आंसू गिर रहे होते, कहते हैं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका बेटा। तो विंग कहता है, कोई बात नहीं पापा, अंकल अब यहाँ नहीं है, क्योंकि उसे भी पता नहीं है कि वांग जी ने सोयांग को सौंप दिया है उसे, और मॉम को मैंने मेंटल असाइलम भेज दिया। थोड़े दिनों में वो ठीक होके वापस लौट आएंगी और अगर नहीं आते हैं तो मैं आपका ध्यान रखूंगा। उसके पापा कहते हैं, मेरी जिंदगी बहुत कम दिनों की है, अब कोई आए या जाए क्या फर्क पड़ता है, पर तुम खुश हो ना। विंग कहता है, हाँ पापा मैं खुश हूँ। और इतना बोल करके अपने पापा के पास सर कहता है, क्या मैंने गलत किया। उसके पापा कहते हैं, नहीं, सबके किए हुए कर्मों की सजा उसे मिलती ही है। कभी कभी हम देते हैं, कभी कभी हमारे लिए कोई और आता है, पर मिलती तो जरूर है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है विंग। फिर विंग अपने पापा के पास रहता है और उसे दवाई ववाई देता है, लिक्विड वाला ही दवाई सारा देना होता था। फिर वो वांगजी से मिलने के लिए रात में आता है और उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। वांगजी तो पहले शॉक्ड हो जाता है, फिर कहता है, हाँ हाँ मैं करना चाहता हूँ विंग। विंग कहता है, बट शादी के बाद हम साथ नहीं रह सकते क्योंकि मेरे पापा हैं और मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तो वांगजी कहता है, ऐसी बात है तो फिर पापा को यहीं शिफ्ट कर लो ना, क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता विंग, और वैसे भी उस मेंशन में तुम्हारी बुरी यादें हैं, तो मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ जाओ, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। इतना बोल करके और वो उसे गले लगा लेता है और प्रॉमिस करता है कि जब तक तुम्हारे पापा जिंदा रहेंगे हम सब मिलकर उनकी सेवा करेंगे, ताकि वो आखिरी समय में अच्छे से जी सके। विंग हैप्पी था
कि फाइनली क्या सच में लाइफ में इतनी जल्दी हैप्पी एंडिंग होती है। बट क्या पता, जब से उसे इसका हॉट जेलिस माफिया मिला है तब से शायद से हैप्पी एंडिंग शायद उसके नसीब में लिख गया हो। विंग हालांकि बहुत खुश था, होता भी ऐसे ही है। डॉक्टरों की पूरी टीम उसके पापा के लिए हायर की जाती है और इसके पापा को वहाँ से जैंग हाउस से निकाल करके और लैंड मेंशन में शिफ्ट कर दिया जाता है। जैंग हाउस पूरी तरीके से लॉक्ड हो चुका था क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं था और विंग उस बंगले को ही बेच देता है दूसरे के हाथ से, क्योंकि वो वहाँ जाना ही नहीं चाहता था, कभी भी उन बुरी यादों को साथ जुड़ना ही नहीं चाहता था। वहाँ पे उसके नाम निशान कुछ थे ही नहीं, तो वो पूरा का पूरा वो हाउस ही बेच देता है और फिर वो वांगजी के साथ इस घर में रहने लगता है। वांगजी उससे कहता है तो बताओ तो तुम्हें कब शादी करनी है। विंग कहता है मुझे पूरी दुनिया को नहीं बताना है कि मैं एक माफिया से शादी कर रहा हूँ, मैं पूरी लाइफ अकेले ही रहना चाहता हूँ। तो वांगजी कहता है ओ ऐसा क्या, पर एक एंटरप्रेन्योर से तो शादी कर सकते हो ना। विंग कहता है ओ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर वांगजी कहता है फिर मैं कार्ड छपवाऊं। देता है हाँ। वांगजी उसे गोद में उठाकर लाता है और बेड पे उसे मेस्ड अप करते हुए उसे कहता है शादी के बाद हनीमून के लिए हम कहाँ जाएंगे। विंग कहता है छत पे। वांगजी कहता है व्हाट। कहता है खुले आसमान के बीच में एक बेड, बेड के चारों तरफ एक मच्छरदानी जो कि थोड़ा फैंसी होता है, वो कैंडल्स और एक टब। तो विंग की सारी फरमाइश वो पूरी कर चुका था। वांगजी कहता है ठीक है जो हुक्म मेरे आका। शादी वाले दिन विंग और वांगजी, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, कुछ गिने चुने लोग थे, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, 10 से 15 जन थे, ज़्यादा नहीं थे। दोनों स्टेज पे खड़े थे। पहले तो थोड़ा फोटो सेशंस वगैरह होता है, फिर मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करके एल्डर एंसेस्टर को बो करके एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद किस करके शादी को लॉक करते हैं। फिर वो धीरे धीरे करके सबसे मिलते हैं क्योंकि हनीमून मनाने की जल्दी नहीं है भाई इन लोगों को। फिर सबके साथ वो एक एक करके फोटो सेशंस क्लिक करवाते हैं। सु यांग वो बहुत हैप्पी था और वो कहता है तो नेक्स्ट टाइम अब मेरा आने वाला है। तो वांग जी उसे आंख मारते हुए कहता है कर सकते हो। पर विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहा है। फिर उसके बाद वो सब बिजनेस जितने भी मैन थे उन सबसे बातें करता है क्योंकि यहाँ पे वांग जी की एक आइडेंटिटी एंटरप्रेन्योर की भी थी और सभी लोग उसे कंग्रेचुलेशंस विश करते हैं। वो सबके हो जाने के बाद खाना वाना सब साथ में खाते हैं, सारे जितने भी लोग थे उन सबको पार्टी वार्टी दी जाती है भाई, ड्रिंक वगैरह की, और आज तुम सब मौज करो भाई, तुम्हारे बॉस की शादी हो रही है। तो सारे डीजे तोड़ रहे होते हैं। शाम के टाइम पे लीना सिन्हा, जिसको वांगजी ने सारे अरेंजमेंट करने को बोल दिया हुआ था, वो लोग वहां पे रख देते हैं। और इन दोनों ने क्या गड़बड़ की थी कि उस बाथ टब में गुलाब की पंखुड़ियां भी डाल दी थी और गलती से एसेंशियल ऑयल जो होता है कलरफुल वाला, वो पानी में डाल दिया हुआ था। और उसके बाद वो लोग अब एक प्लेट में गुलाब की पंखुड़ी डाल के और दोनों तरफ से स्मेल के लिए दोनों तरफ रख दिए हुए थे और वो लोग चले जाते हैं। पूरा डेकोरेशन हो गया था। फिर नीचे आकर के बॉस को और उनको बोल देते कि आपके ऊपर वेडिंग नाइट बनाने के लिए हमने फुल प्रिपरेशन कर दिया हुआ है भाई, अब जा सकते हो। वांग जी सबको बोल देता है पार्टी एंजॉय करने के लिए। सोयांग और ये लोग बोल देते हैं बॉस आप ऊपर निश्चिंत होके जाओ, बेंचाओ भी, हम नीचे सारा अरेंजमेंट देख लेंगे। वांग जी विंग को लेकर के ऊपर आता है, फिर उसे गोद में उठाकर लाता है, बेड पे बिठाते हुए उसके शूज उतारता है और बेड पे रखते हुए कहता है तो कैसा लगा तुम्हें डेकोरेशन। विंग ना आसपास देख रहा होता है, बड़े बड़े ना स्टैंड के ऊपर कैंडल्स लगाए गए हुए थे और बीच में बाथटब था जिसे उसने फुल फिल करने के लिए बोला था। फिर विंग ने उतर के उसे देखने के लिए आता है और देखता है कि वो कलरफुल हो चुका है। विंग कहता है ये क्या है। वांग जी को भी नहीं समझ में आ रहा था, कहता है प्यार का रंग पानी में डाल दिया है शायद से, चढ़े तो उतरे ना। विंग हंस देता है और कहता है अच्छा ऐसा क्या। फिर वो गुलाब का फूल लेता है और वांग जी को वो फेंक देता है। वांग जी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और विंग कहता है मुझे पकड़ के दिखाओ। वांग जी कहता है पकड़ूंगा तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। फिर वांग जी गुलाब का फूल उसके ऊपर फेंकता है और दोनों गुलाब के फूल के साथ में खेल रहे होते हैं। पूरे छत पे गुलाब बिखरा हुआ था और दोनों के खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। विंग भागते भागते थक गया था और वांग जी उसे पकड़ने के चक्कर में उस बाथटब में सीधे छपाक। वांग जी और विंग के व्हाइट कोट पूरे कलरफुल हो चुके थे। वांग जी विंग के कमर से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचता है और उसके फेस पे आए गुलाब की पंखुड़ी, क्योंकि पानी में भी था, उसे साफ करता है और विंग अपनी आईज क्लोज कर देता है। जस्ट लाइक बैकग्राउंड में गाना बजना चाहिए था, अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे, लाइक
ये वाला गाना बजना चाहिए था यार। तो वांग जी धीरे-धीरे उसको हटाता है। उसके गले पे हाथ रखते हुए उसे अपने फेस की तरफ करता है। एक टच वाले स्माइल करते हुए कहता है, "मैंने तुम्हें पकड़ लिया विंग।" विंग कहता है, "अब छोड़ना मत।" और इतना बोलकर आईज़ ओपन करता है। वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर करता है और वो दोनों के कपड़े उस पानी में ना रंग-बिरंगे हो गए थे। 4-5 कलर के सतरंगी कपड़े बन गए थे। और वांग जी उसे देखते हुए कहता है, "क्या हम होली खेल रहे हैं?" तो विंग कहता है, "हाँ, प्यार की होली।" और इतना बोल करके उस पानी में ही वो दोनों एक-दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं और वो एक-दूसरे में खो जाते हैं। थोड़ी देर किस करने के बाद वो उस बाथटब से पानी आते हैं बाहर आते हैं यार, पानी आते हैं कह रही हूँ मैं, बाहर आते हैं और वांग जी विंग को खींचते हुए बेड पे लेके आता है। उसके क्लोथ्स को बिठाता है कॉर्नर पे, रिमूव करता है और अपने आप को भी उसकी बॉडी के ऊपर कलर्स चढ़े हुए थे। हालाँकि उन दोनों के बीच में सेक्स राउंड बहुत बार हुआ था, पर ये कुछ यूनिक था जो कि वांग जी को अट्रैक्ट कर रहा था। विंग के चिन को ऊपर देखते हुए कहता है, "तुम्हारे फेस पे भी कलर लग गए हैं, पर कोई बात नहीं, ये कलर एसेंस से हट जाएँगे।" तो विंग कह देता है, मुझे पता है, पर तुम्हारा कलर हटना नहीं चाहिए वांग जी।" इतना बोल करके और वांग जी खड़ा था, विंग बैठा हुआ था। उसके पैंट्स को खोलता है, देन उसके लिटिल वन को बाहर निकाल करके उसके माउथ में लेकर के उसे प्लेजर फील कराना स्टार्ट कर देता है। वांग जी विंग के बालों को खींच के पकड़े हुए था। तब तक जब तक कि वांग जी पूरा का पूरा उसके माउथ में सिमंस को वो निकाल नहीं देता। वांग जी फिर से अपने क्लॉथ को पूरा रिमूव करके विंग के जो चेस्ट था उसे पोक करता है और उसे ऊपर चलने के लिए कहता है। वांग जी भी उसके ऊपर आ गया हुआ था और उसके अंदर इनसाइड होते हुए वो कहता है, "तो तुम्हें ये कैसा लग रहा है?" विंग कहता है, "मैंने खुद कहा था कि मुझे ओपन चाहिए, ताकि जब अगर मम्मा मुझे देखे तो वो खुश हो जाए कि उसका बेटे के पास सब कुछ है, साथ में खुशियाँ भी।" वांग जी उसके लबों को अपने लबों से चिपकाते हुए उसे किस करना स्टार्ट करते हुए ऐसे कहता है, और आज के बाद ये कभी भी कम नहीं होगी। आई लव यू विंग।" तो विंग भी उसे बैक में बोल देता है, "आई लव यू टू वांग जी।" सच में मुझे लगा नहीं था कि मुझे कभी भी एक हॉट हैंडसम चालीस माफिया से प्यार होगा। तो विंग भी बात सुनकर वांग जी भी कह देता है, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी एक बिजनेसमैन डैडी मिलेगा जो कि इतनी मशक्कत करनी पड़ेगी। विंग तो अपने मन में कह रहा था, "हाँ भाई, मुझे पता है तुम तो भुना हुआ भुट्टा बन के घूम रहे थे।" तो इसी के साथ ये वन शॉट समाप्त होता है। कैसा लगा? अंग लगा दे रे। मैंने होली के लिए थोड़ा-सा सीन ही डाला है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा चाइना में होली थोड़ी मनती है और हर बार हम इन्हें उठा के इंडिया थोड़ी पटक सकते हैं। तो एन्जॉय करो इसे, तब तक के लिए हैप्पी होली। मिलते हैं न्यू वन शॉट में। फिलहाल के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।